बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले वेलकम और गुड लक उन स्टूडेंट्स को जो कि आज स्कूल गए हैं। ऑलमोस्ट मोर देन मेरे ख्याल से 6 मंथ आज स्कूल गए हैं बच्चे और बहुत अच्छी चीज़ है, स्कूलों की रौनकें बहाल हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स की, टीचर्स की, जिस पर अब हमें अमल करना होगा, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तीसरा मरहला है और तीसरे मरहले में जो स्टूडेंट स्कूल गए हैं उनके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल है। इतने छोटे बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से SOPs पर अमल दरामद करना है, तो उनको अमल दरामद जिन लोगों ने करवाना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने देखना है कि उन्होंने क्लास में डिस्टेंस किस तरह से रखना है, बच्चों को बार बार जो है इस चीज़ का पाबंद कैसे बनाना है कि उन्होंने हैंड वॉश करने हैं, गैर ज़रूरी जगहों पर हाथ नहीं लगाने हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्कूल्स की सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरह से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, साथ ही साथ आज की हम खबरें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। जी, तो फरहान ने हमें ज्वाइन किया है। फरहान बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? देखिए, महकमा मौसमियात के मुताबिक जो शहर का मौसम है वो आज बारिश का इसमें कोई इम्कान नहीं है, जबकि सुबह दिन के औकात में सुबह के वक्त में हवा में खुद महसूस की जा सकती है और ठंड महसूस होती है। अगर आप सुबह दफातर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि सर्दी के आने की स्टार्टिंग हो गई है। सुबह और शाम के अंदर और जो हवा है उसमें नमी का तनासुब ज़्यादा होता है और खुनकी महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि बारिश का आइंदा 24 घंटों में कोई इम्कान नहीं है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 41% है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सर्दी क्योंकि आमद है, शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, ख़ास तौर पर और जब वो धूप में, क्योंकि धूप में जब आप खड़ी होते हैं तो आपको महसूस होता है गर्मी है और जैसे ही आपको फील होता है आप ठंडा या AC में जाते हैं तो जो वायरल इन्फेक्शन है उसका शिकार हो सकते हैं। इस चीज़ का एहतियात रखना है। जब आपको पसीना आया हुआ तो फील फॉर और AC में या पंखे के नीचे नहीं जाना, उससे तबीयत ख़राब हो सकती है। मौसम क्योंकि करवट ले रहा है, तब्दील हो रहा है, सर्दी की नवीज़ सुना रहा है, तो इस मौसम के अंदर खास तौर पर बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। फरहान ने ना सिर्फ मौसम की सूरत हाल बताई है बल्कि ये भी बता दिया है कि बदलते मौसम में आपने एहतियात किस तरह से करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरहान आपका। आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहली खबर लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की हमारे पास है जी। शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का नुसरत शहबाज और रबिया इमरान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। ऑरेंज ट्रेन 12 घंटे चलेगी, ऑपरेशनल करने में 25 दिन बाकी, इंश्योरेंस नहीं हो सकी। आटे के बहरान की जिम्मेदार हुकूमत है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। बदरुद्दीन का पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। और इसके बाद अगली खबर है, खजाने का मुंह खुल गया। बल्दियाती इंतखाबात से कबल लाहौर में 15 अरब खर्च करने की तैयारियां। रकम पार्क्स की तामीर, कब्रिस्तानों की 4 दीवारी पर खर्च की जाएगी। तो ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नाया मौजूद हैं। तो दुर्रे नाया आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? दुर्रे नाया, आप सबसे पहले हम खबर की तरफ तो जाएंगे, लेकिन आज स्कूल खुले हैं और कोरोना केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें जब साथ साथ चल रही हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसा कि मैंने कहा कि अब बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई और ख़ास तौर पे उस उम्र के बच्चे जिनको बिहेवियर में इश्यूज़ हैं, जिनको बिहेव करने में और उनको जो आप SOPs जो डिक्लेयर किए हैं उस पर अमल दरामद कराने में आपको मुश्किलात का सामना है। तो ऐसे में स्कूल स्टाफ, स्कूल टीचर्स और स्कूल का जितना भी अमला है उनका ये इम्तिहान, गेट पे खड़े हुए चौकीदार से लेके PM से लेके क्लास तक जाने वाली आया तक और फिर टीचर्स की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को इस तरह से ट्रीट करें जिस तरह से वो अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं और उनको क्लासेस में आगे ले जाके कोरोना SOPs के तहत अमल दरामद कराएं। अमल दरामद यकीनी बना लिया, गेट पे आपने बच्चे से सैनिटाइज़र भी यूज़ करवा लिया, मास्क भी इंश्योर कर लिया, उसका टेम्परेचर भी चेक कर लिया। उसके बाद जितने देर वो क्लास में रहे, जितने देर वो स्कूल में रहे, क्या वो मास्क ना उतारे,
वो छोटे बच्चों के साथ घुले मिले ना, उनको छुए ना, अपने नाक को, आंख को, कानों को हाथ बच्चों ने लंच भी करना ये है, बड़ी ब्रेक इंपॉर्टेंट टाइम है। में आप बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, यानी आप टीचर को कंटिन्यूसली सारा टाइम बच्चों के साथ रहना है। कंटिन्यूसली सारा टाइम बच्चों के साथ जाना है। और वो जो बातें थी कि टीचर्स जाके स्टाफ रूम्स में बैठ जाती हैं, क्लास पढ़ाती हैं, उसके बाद बच्चे जो हैं वो अगली क्लास तक बिल्कुल अकेले होते हैं और उसके अलावा उनको काफ़ी गैप मिल जाता है शरारतें करने के लिए, घुलने मिलने, दोस्तों से बातें शातें करने के लिए। तो वो चीज़ें थोड़ी सी उनको ट्रीट करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि अब वो टाइम नहीं है। अब तो एक टीचर जा रही है, अगली क्लास तक दूसरी टीचर के हाथ में वो दूसरी क्लास दे के जाएगी और उसके बाद ही ये सारे मामला चलेंगे। तो ये अल्लाह ताला इस वबा से छोटे बच्चों को महफूज रखे, क्योंकि रिस्क तो गवर्नमेंट ने ले लिया है। तालीमी साल भी ज़ाया हो रहा था, तालीमी माहौल भी ख़राब हो रहा था, बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पे भी बहुत असरात पड़ रहे थे। तो ये खोलना भी ज़रूरी था, लेकिन इस चीज़ को इंश्योर कौन कराएगा? अब ये इम्तिहान। अच्छा, एक चीज़ को शाइन भी है दुर्रे नायाब, जैसा कि मेरी अपनी सिस्टर के बच्चे ऑल्टरनेटिव डे पे जा रहे हैं, आपको 3 दिन जाना पड़ेगा, 3 दिन नहीं, तो इससे आप वो जो एक क्लास में हम बार बार कह रहे हैं कि आपने डिस्टेंस मेंटेन रखना है, वो चीज़ें जो हैं वो भी आप कर सकेंगे। दूसरा, टीचर्स, स्कूल इंतजामिया, कुछ स्कूल इतने कंसर्न है कि बार बार कॉल्स कर रहे हैं, पेरेंट्स को लूप में ले रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अना नहीं भूलना चाहिए कि ये लम्हों की गफलत है, चंद मिनटों की, चंद सेकंडों के अंदर भी अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इन्फेक्टेड बच्चा है और वो किसी को छू जाता है, किसी के साथ घुल मिल जाता है, किसी से बात कर लेता है, छोटे बच्चे हैं आपस में वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, जो छोटी क्लासों के बच्चे होते हैं, तो आपकी लम्हों की गफलत जो है वो ये तो हम लाइव मनाजिर आगे चल के अपने नाजरीन को दिखाएंगे भी। लेकिन दुर्रे नायाब, मुझे इस खबर को वाइंड अप करते हुए एक क्वेश्चन सिर्फ आपसे करना है। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया हम देख रहे हैं जैसे तैसे भी SOPs को फॉलो कर रही है, वो 500 सरकारी स्कूल शहर के जहां पर पहले ही सहूलियात का फुकदान है, डू यू थिंक कि वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा सकेंगे? बहुत मुश्किल है। सहूलियात का फुकदान की दूर की बात, वहाँ पे क्लासेस पूरी नहीं है, फर्नीचर पूरा नहीं है, 4 दीवारियों के मसाइल हैं, वॉशरूम्स अच्छी हालत में नहीं है। फिर ये तो वो कंटिन्यूस अमल है जिसमें आपने बच्चा वॉशरूम यूज़ करके आए तो उसके बाद आपने उसकी कुंडी की सफाई करनी है, उसके अंदर सारी जो चीज़ें यूज़ की हैं उसको साफ सुफ करके आपने फिर इसको काबिल इस्तेमाल बनाना है। प्राइवेट स्कूल तो भारी फीसें लेते हैं, भारी उन्होंने तनख्वाहों पे अपना सैनिटेशन का स्टाफ भी, जैनिटोरियल स्टाफ भी रखा होता है, वो तो अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत नहीं है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुहतरात रहने की ज़रूरत है, थोड़ा लीनियंट माहौल होता है सरकारी। कल मुराद राज साहब ने स्कूल्स का विजिट भी किया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आज सुबह भी उन्होंने विजिट किया है स्कूल्स का और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं इनमें गफलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज सुबह के मनाजिर हैं जो हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ना इनको ले जाया गया होगा गुलबर्ग के अच्छे सरकारी स्कूलों में, इनको ले जाया गया होगा माल रोड, अपर माल, इस तरह के दीगर इलाकों में, शादमान में, शाहजमाल में। इनको नहीं ले जाया गया होगा भसीन गांव जो लाहौर के स्पर्ड में, इनको नहीं ले जाया होगा कोई आसपास के जो मराका है लाहौर शहर के साथ, इधर से आप शादरा वाला साइड है, शुमाली लाहौर के चाइना स्कूल है, शादबाग है, इन स्कूलों में मुराद राज साहब को बिल्कुल जाना चाहिए क्योंकि आपकी हर जगह 2-3 स्टैंडर्ड होते हैं। बहुत अच्छी जगह भी सरकारी स्कूलों में फॉलोअप्स हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों की बहुत अच्छी क्लास के रिजल्ट्स अच्छे भी आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ पर रिजल्ट तो बहुत दूर की बात, बच्चों की तादाद भी पूरी नहीं होती। तो आपको वहाँ पे भी फोकस करना चाहिए और सराउंडिंग्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लाहौर शहर के आसपास की आबादियों में, दूर दराज के इलाकों में SOP फॉलो मुश्किल हमने अब ये ना सिर्फ चैलेंज है स्कूल इंतजामिया का, बल्कि हमारी गवर्नमेंट का भी एक चैलेंज है, हमारे वजीर तालीम जो है उनके लिए भी एक चैलेंज है कि उनकी अब टीम किस तरह से मुतहरिक रहती है, क्योंकि बार बार ये कहा तो जा रहा है कि गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन चीज़ों को मॉनिटर करना, इन पे नोटिस लेना, स्कूल से केस भी हमने देखा कि निकले हैं कोरोना के, उस पर हम आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अभी हम चलते हैं पहली खबर की तरफ और पहली खबर हमारे पास है शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, अदालत का नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? अच्छा, ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सी खबर है। मैं कल पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो एक फैसला आया और उसमें रिमार्क्स भी दिए गए कि नैब ज़रा थोड़ा सा इन चीज़ों में एहतियात बरते। देखे, अगर कोई मुल्ज़म उनकी दस्तरस में है और कोई ऐसा बंदा जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो उनके पास आता है, जाता है, उनके साथ ताउन कर रहा है,
तो उस पे इस तरह से चीज़ों को अटैकिंग ना बनाएं कि वो हैरेसमेंट के ज़मरे में है। ये लुबे-लुबाब था। तो इस तनाज़ुर में देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली चंद एक के अलावा, जिसमें उनके कुछ हैं लोग जो शायद ताउन ना कर रहे हो, बिल्कुल वो ताउन भी नहीं कर रहे और मुल्क में मौजूद भी नहीं है, किन वजूहात पे, ये हम सियासी बात में नहीं जाते, लेकिन जो ताउन कर रहे हैं, ताउन करने की तैयार हैं। और कल भी मैंने देखा है कि इस चीज को तो खुद शहबाज शरीफ साहब ने मेंशन किया है कि मुकम्मल ताउन कर और रहे कल हैं। मैंने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब की जो दूसरी साहबजादी हैं जुवेरिया, वो खुद भी अदालत गई और अदालत में जब वो गाड़ी में बैठी थी तो अदालत से ये हुक्म मिला कि आप अदालत आएँ और अंदर आके आप अपनी हाजिरी को इंश्योर करवाएं, और विद इन मिनट्स फिर वो अंदर जाके अपनी हाजिरी को इंश्योर कराती हैं। तो उसके बाद जज साहब उनको जाने की इजाज़त दे देती हैं कि जी बस आपने इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना था, अदालत का ये डेकोरम है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें, जब आप इन चीज़ों के आगे आप थोड़ा सा अड़ीबाजी करें तो ठीक समझ आती है कि आप इस तरह की बातें करें, लेकिन जब ये नहीं ना तो फिर आपको मुल्जिम को मुल्जिम करार देने से पहले उसके साथ मुल्जिमाना रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। ये एक इंसानी बुनियादों पे बात और है। फिर इस पे जो ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वाकई वो एक टारगेट करके चीजें की जा रही हैं, वो वाजे भी हो रही हैं। और देखें ना, आप इस चीज को इस तरह से भी देखें कि आप जो सेट पैटर्न कर रहे हैं आज एहतसाब का, वो ना कल को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? अगर कल को किस्मत से कोई चक्कर बदल जाता है तो फिर आप एहतसाब का जो भी नैब है, असल में होता क्या है, ये वक्त की बात है, वक्त की बात होती है। तो फिर आप कल को नैब बाकी लोगों के लिए भी ये एसओपी फॉलो करेगा और क्या अदालतों में इसी तरह सबको घसीटा जाएगा खानदान समेत, ये चीजों को हमें देखना है। और जब मुल्जिम, जिसको आप कहते हैं कि मुल्जिम है, अदालत अभी अंडर ट्रायल में रखा है, अभी अदालत उसको मुल्जिम करार नहीं देके उसके खिलाफ फैसला नहीं सुना रही, तो जब आपके पास वो सबसे बड़ी एक पावर है तो फिर उसके खानदान ने कहां भाग के जाना है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूं कि आप वो रूल्स सेट करें, वो पैटर्न सेट करें कि कल को मौजूदा हुकूमत पे भी अगर कोई वक्त आता है खुदा न खास्ता, और सबसे बड़ी बात कि इखलाकियात अगर आप देखें तो अकॉर्डिंगली हम देख रहे हैं कि ताउन जब किया जा रहा है तो फिर ये सब चीजें जो है वो, जैसा कि आपने कहा कि हिरासा करने। मैं आपको बताऊं कि एक ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त नैब की हिरासत में है, मैंने उनकी वालदा को व्हील चेयर पे भी आते देखा, बहुत एजेड थी, और मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा कि चले कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें पर्दे में रहनी चाहिए। मैंने उनकी बहनों को नाजायज आते देखा, मैंने उनके बहनोइयों को, उनके खानदानों को, ठीक है आपकी एक अमल दरामद था, लेकिन अमल दरामद किया, उनकी फैमिली मेंबर्स भी आए, उनकी वालदा व्हील चेयर पे भी आई, उनकी बहनें दूर दराज रहती थी वो भी आई, और अपने भाई से कोई भी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और ख़बर का आगाज़ कहाँ से करूँ मुझे समझ नहीं लग रहा। एक तो ये है कि जी 25 दिन बाकी रह गए हैं ऑरेंज ट्रेन चलने में, साथ ही साथ दुर्रे नायाब ने ये भी खबर दे दी है कि इंश्योरेंस ही नहीं अभी कराई जा सकी। अब इसमें खुशी की खबर भी है अगर तो 25 दिन एक्चुअली बाकी हैं, और फिर जो ये इंश्योरेंस ना कराने का मामला है ये तो खौफ की अलामत है। ये अना मेहरबानी है बीआरटी पेशावर की कि उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलवाई। और मैंने जब देखा ना कि पेशावर की जो सर्विस में बसों में मुतअद्दिद आग लग गई, उनकी इंश्योरेंस क्लेम की गई, बाकी सारी चीज़ें हुई, तो मेरे अपना ये तवज्जो गई। मैंने कहा कि ऑरेंज ट्रेन में भी तो एक शिक थी कि इसकी इंश्योरेंस कराई जानी थी, और इंश्योरेंस के मामलात को रखते हुए ट्रेनों को तब चलाया जाना था उसके सारे मामला, तो वो किधर पहुंचा। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा तहकीक की तो पता लगा कि इसके इंश्योरेंस के मामलात जो हैं वो ताहाल पेंडिंग है। अच्छा। और आज अगर 4 साल 4.5 साल इसके प्रोजेक्ट को तकरीबन अब शुरू हुए हो चुके हैं, और गालिबन ये वो चीजें हैं जो कि बिल्कुल जो पहले हो डिसाइड कर ली जाती हैं, तो इसकी इंश्योरेंस ही नहीं हुई। फिर मैंने उनके जीएम ऑपरेशन से बात की, उनका ये कहना था कि हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 1-2 कंपनी से हमारी बात चल रही है, NICL से भी बात चल रही है, तो हम इसको तय कर लेंगे। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने जो 3 महीने टेस्ट रन किए वो किस बुनियाद पे किए, और उसके बाद आपने जो मुसलसल इसके अंदर अपग्रेडिंग, चेंजिंग्स और बड़े बड़े रिस्क लिए, वो कैसे लिए। और खुदा न खास्ता अगर उस दौरान इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, मशीनरी को, सिस्टम्स को कुछ भी हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। ये भी हमारे नाजरीन को बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान का अजाला कौन करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इस सिचुएशन में जब कंपनी इंश्योरेंस नहीं करवा रही, ऑरेंज लाइन की इंश्योरेंस अभी तक नहीं हो पाई, ट्रेनों में और किसी भी चीज़ में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो फिर हुकूमत पंजाब ही इसकी लायबिलिटी उठाएगी, बिकॉज के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये तमाम तर इंश्योरेंस के मामला तय पा जाने चाहिए थे। और अब जो नहीं हो पा रहे तो उसमें अगर कुछ हो जाता है तो तामीराती कंपनियां, चीनी कंपनियां जो इसके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल काम कर रही हैं वो तो इसका वजन नहीं उठाएंगी। वो जो भी मामलात होंगे वो हुकूमत पंजाब को कहेंगी कि अब ये इसको नुकसान को पूरा करें, सिस्टम रुक गया है।
क्वेश्चन ये है कि आपने इस चीज़ को इतना लाइट क्यों लिया और आपको एश्योरिटी क्या थी कि हमारे अंदर कोई फॉल्ट ही नहीं आ सकता, ना हमारी ट्रेनों को कुछ होगा, ऐसा तो ना पॉसिबल नहीं ऐसा है पॉसिबल नहीं होता। छोटे मोटे बहुत सारे मामलात हुए पिछले दिनों, इनके कुछ कंप्यूटर चोरी हो गए, सेंट्रल स्टेशन के अंदर शीशे तोड़ के कुछ सामान चोरी कर लिया गया, बहुत सारे रैपिडली छोटे छोटे वाकयात हुए। 25 अक्टूबर हुकूमत पंजाब की अब तारीख है, बुज़दार साहब ने ऐलान कर रखा है। टेक्निकली आज से देख लें 25 दिन, यानी कि 25 को चलना है ना, तो 24 आपके पास तकरीबन आज का दिन मिला के 25 दिन रह गए। जो आपने मामला उठा दिया है ये 25 दिन में, ये तो नहीं है कि ये मामला भी आड़े आ सकता है। इससे भी आगे है ना, संगीन मसला ये है कि जिस कंपनी को आपने सबलेट किया है, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल काम तो खत्म हो गया आपका सिविल स्ट्रक्चर का, अब इसके बाद आपने इसका ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट करना था। ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट आपने सीआर नोरिंको और डाइवो को आपने दे दिया, उनके जॉइंट वेंचर को। उनको अभी तक कोई एक स्टेशन भी आपने हैंड ओवर नहीं किया। 100% के 27 स्टेशन में कोई 1 2 5 स्टेशन तो उनको दें ताकि वो अपना अमला बिठाएं, हैंड ओवर करें चीज़ें, उसके अंदर ऑपरेशन को देखें। दूसरा अहम पॉइंट, आपने कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, आपने इब्तदाई प्लानिंग के मुताबिक 16 घंटे ट्रेन को ऑपरेट करना है। जिस तरह मेट्रो बस चल रही है, सुबह 6 बजे चलती है तो रात को 10 बजे बंद हो जाती है। आपके एक लोगों का ट्रैवल टाइम है, एक चीज़ है कि लोग उस पर सफ़र करते हैं, रश पीक आवर्स हैं, सेमी पीक आवर्स है। ऑरेंज ट्रेन को 16 घंटे चलाने की बजाय अब ये सोच रहे हैं कि हम 12 घंटे चला लेते हैं और कोशिश करके 10 घंटे चलाने से स्टार्ट करते हैं और फिर देखेंगे कि रात को 10 बजे राइडरशिप क्या है, 9 बजे रात को राइडरशिप क्या है। अगर 9 बजे के बाद राइडरशिप नहीं होगी तो 9 बजे बंद कर देंगे, अगर 9 बजे के बाद राइडरशिप होगी तो 10 बजे तक ले जाएंगे। यानी कि इस तरह के तर्जुबाती बिना पर ये सोच रहे हैं कि ऑरेंज ट्रेन को चलाया जाए। पहले से प्लानिंग कोई नहीं कर रखी है, पहले से जो प्लानिंग कर रखी है वो उलट कर दी है। होना ये चाहिए था कि आपको ट्रेन मुसलसल 12-12 घंटे 16-16 घंटे के टेस्ट ट्रायल पे कम से कम 2 महीने चलानी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि अगर उस दौरान कोई भी फर्क आता है, आपकी कोई भी ऊंच नीच होती है, आप उसको काबू करें। कहीं पे कोई सिग्नल सिस्टम जवाब दे जाता है, कहीं पे कोई कंप्यूटर सिस्टम फॉलो नहीं करता, कहीं सॉफ्टवेयर डाउन होता है, कहीं पे मशीनरी जो है वो हीटअप होती है, इंजन आपके काम छोड़ते हैं, बिजली पूरी नहीं होती, कहीं पे बिजली का शॉर्टफॉल आता है, आपको 2 मेगावाट 2.5 मेगावाट पूरी नहीं मिलती, आपको बहुत सारे इलाकों के आसपास के इलाकों की बिजली को शट डाउन करके आपको ऑरेंज ट्रेन की बिजली पूरी करनी पड़ जाती है। एक लंबी लिस्ट है जिसको पूरा किया वही मैं कहती थी, एक लंबी लिस्ट आपने गिनवा दी है। अगर तो वाकई ही ऑरेंज ट्रेन चलने में 25 दिन बाकी रह गए हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अब तक जिस जिसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको सीटों पे बिठा के काम का आगाज कर दिया जाता। उनको सीटों में बिठाना तो दूर दरकिनार, उनकी तो ट्रेनिंग पूरी नहीं हो सकी। कल मेरी बात हुई है मैस ट्रांजिट हुकाम से, उनका ये कहना है जी ट्रेनिंग तो अभी चल रही है, वो तो अभी चलेगी। तो हमने ये सोचा है, ट्रेनिंग मेरे ख्याल से ट्रेन के साथ साथ ही चलेगी। वो कहते हैं कि हमने ये सोचा है कि 25 अक्टूबर से पहले 2 हफ्ते पहले रखेंगे और हम इसका एक लॉन्ग टेस्ट रन, यानी कि वो हो सकता है 6 घंटे मुसलसल हो, 8 घंटे मुसलसल हो, 10 घंटे मुसलसल हो। अभी क्या हो रहा है कि एक चक्कर ट्रेन काटती है, चले दिन में एक चक्कर काट लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ट्रेनें वापस आ गई और इंजन अपने यार्ड में वापस चले गए, चलो बेहतरीन हो गया जी टेस्ट रन। या 2 चक्कर चल गए, एक तरफ चली गई एक तरफ आ गई। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं खबर में नहीं मैंने डिस्कस किया, लेकिन मैं आपको प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ कि पहले स्पीड ये थी कि 60-70 किलोमीटर फी घंटा गिरफ्तार से चलाएगी। अब मैं आपको एक और भी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये 60-70 भी किलोमीटर फी घंटा गिरफ्तार से नहीं चलेगी। उसकी क्या ये 40 से 45 और मिनिमम जो है वो लेस देन आप कह लें कि 50 से नीचे रहेगी। उसकी वजह ये है कि वही रिस्क फैक्टर कि अगर आपने 2 महीने मुसलसल ट्रेन को 24 घंटे 12 घंटे 8 घंटे 10 घंटे इसके मुसलसल ट्रायल किए होते तो आपको इस तरफ ना जाना पड़ता, आपको इसकी स्लो स्पीड की तरफ ना जाना पड़ता, आपको इसके लिए मोहतात ना होना पड़ता, आपको इंश्योरेंस ना कराने की वजह से सेंसिटिव ना होना पड़ता और आपको रिस्क फैक्टर में ना जाना पड़ता। नायाब, ये जो चीजें सब आपने हाईलाइट की है ना, इंतहाई नाकिस प्लानिंग, मैंने हफ्ता लगा के बाकी बुनियादों पर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बहुत अहम पॉइंट है जो कि आपने उठाए हैं। इसके बाद मैं यही कहूंगी कि नाकिस प्लानिंग तजुर्बाती तौर पर हर चीज की जा रही है, इससे कोई ना तो हुकूमत ना तो इंतजामिया कोई भी संजीदा लग ही नहीं रही। इसमें थोड़ा सा ना हुकूमत का इसलिए कसूर है कि इन्होंने पहले 2 साल 1.5 साल मैं कह सकता हूं कि इन्होंने पहले मुगालते में रखा कि जी हम चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे, हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं, हम इसको कायमा कमेटी में लेके जा रहे हैं, हम इस पर क्वेश्चन उठाएंगे, हम इसके ऑडिट करेंगे, हम इसके पार्लियामेंट्री ऑडिट करेंगे। उसके बाद आपने इसको ऑन किया,
कि जी नहीं जी अब तो ये पैसे लग गए हैं तो अब चलाना पड़ेगा। फिर जब आपने ऑन किया आपके पास वक्त बड़ा कम रह गया था, फिर आपने इसकी डेट ही नहीं दी। आपने 2 टेस्ट रन की डेट अनाउंस करके, आपको याद होगा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब गए ही नहीं, और वहां पे एक दफा वजीर जहांजेब खिची साहब को भेज दिया जो वजीर ट्रांसपोर्ट है, एक दफा मियां असलम इकबाल साहब को भेज दिया जो आपके वजीर सनअत तिजारत है। तो यहाँ पे जब ये संजीदगी की हालत हो तो फिर चाहे मैं मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में बैठा हूँ, मैं एलडीए में बतौर कंस्ट्रक्टर बैठा हूं, मैं किसी भी फील्ड में बैठा हूं, तो मैं नॉन सीरियस हूँ। बिल्कुल ऐसे। अब आपने अचानक एक दिन कहा फॉर वन डे के जी अब हम 25 अक्टूबर को चला रहे हैं, पहले तो पूरे मीडिया समेत किसी ने यकीन ही नहीं किया। जब सबको यकीन आ गया कि नहीं, बुज़दार साहब ने किसी प्रोग्राम में अपनी कारकर्दगी, मुझे याद है 2 साल कारकर्दगी तकरीर थी, उस तकरीर के दौरान उन्होंने कहा जी कि हम तो अगले महीने चला रहे हैं। फिर लोगों ने सीरियस लिया बशमूल मीडिया के, उन्होंने भी कहा कि नहीं यार अब तो वाकई चलाने जा रहे हैं। अब इतने थोड़े टाइम में जो चीज़ें सारी स्ट्रक थी, स्टॉप थी, जिनको आप ब्रेक लगा के बैठे थे कि हाँ चलो जब ऑपरेशन का वक्त आएगा तो हम इनको कर लेंगे, अब वो उनको रातों रात करनी पड़ रही है। अच्छा और टाइम भी नहीं है। खबर को वाइंड अप करना है, मुझे सिर्फ ये बता दे, इतनी सारे नकाइस, इतनी नाकिस प्लानिंग, ऑरेंज ट्रेन का मुस्तकबिल मुझे तो नहीं कोई ज्यादा लंबा चलता हुआ नजर आ रहा। इन केस अगर चल भी जाती है तो ये तो लोगों के लिए हमेशा परेशानी का बायस ही बनी रहेगी। आप देखें जो प्लानिंग का मुजाहरा इन्होंने बीआरटी पेशावर पे किया और आए रोज़ जो हादसात हुए, आए रोज़ जो नकाइस निकले, यही अगर बीआरटी पेशावर को टेस्ट रन का टाइम मिलता तो क्या निकलने थे। सिमिलरली यही ऑरेंज लाइन की तरफ आप आएँ तो इसके अंदर नकाइस निकलने के बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों को आपने तसल्ली के साथ उनका तजर्बाती प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया और ना ही आपके पास अनफॉर्चुनेटली वक्त मौजूद है। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल से ट्रेन चलने के बाद भी अवाम पे ही मजीद बोझ डलने वाला है, अवाम की जेबों से ही मजीद पैसे निकलेंगे, वो चाहे नकाइस ट्रेन की सूरत में। ट्रेन ये मैकेनिक वाला हाल होगा, कभी आप गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाए ना तो कोई आवाज आती है, वो दुरुस्त कर देता है, थोड़ी आवाज रह जाती है, वो कहना जी बाबू जी फिक्र ना करो, चल के भी दूर हो जाएगी। तो ये हमारी गवर्नमेंट जो है ना, एक्चुअली वो इनकी सोच अब ये हो गया कि चल के ना बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी, कोई मसला नहीं है। खैर अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है, बहुत बड़ा शहर का ये भी मसला बन चुका है, आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ये कह रही है कि हुकूमत इस तमाम तर मामले की जिम्मेदार है। क्या कहेंगे दुर्ने आप? मुझे तो रह कि वो एक हमारे साबिक डायरेक्टर पंजाब हैं फूड्स के, रह चुके हैं, बड़े अच्छा सर्विस किए, उनकी बातें याद आती हैं, मैं अक्सर कोट भी कर देता हूँ, नाम मैं इसलिए नहीं बताता कि उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो रहे तो खैर चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी डायरेक्टर फूड पंजाब के तौर पे काम करते रहे हैं, बड़ा इन्होंने काम किया है। बात यह है कि वो यही कहते हैं कि जो टाइम होते हैं ना जिसके अंदर डिसीजंस करने होते हैं प्रोक्योरमेंट के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने गंदम को कब खरीदना था, कब आप खरीद नहीं सके और किस वक्त अब आप उसको खमियाजा भुगतेंगे, यहाँ भी सब कुछ नाकिस प्लानिंग की भीड़। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये कहा कि अब जनवरी में जो हालात हमारे सामने आएंगे 2021 के बाद, जनवरी से अपवर्ड हमें बड़ी मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने जो जून जुलाई में डिसीजन करने थे अनफॉर्चुनेट वो नहीं कर सके। हमें जिस तरह से प्रोक्योरमेंट के फिगर्स दिखाए गए कि गंदम हमने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया जी, ज़मीन आसमान एक कर दी और पाकिस्तान की गंदम हमने जो है ना खरीद ली है, वो नहीं हुआ। और अब इनको इतनी मुश्किलात हो रही हैं कि पिछले वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने स्पेशल प्रोक्योरमेंट की जो इजाज़त दी है वो इसी तनाज़ुर में दी है ना कि फटाफट जो आपका बैक लॉक है उसको कंप्लीट करके आप गंदम को पूरा करें। तो ये मुश्किलात इनको रहनी है और इस दौरान जिसने सफ़र करना है उसने आम बंदे ने सफ़र करना है जो सरकारी आटा लेता है। अच्छा, मतलब आटे का बहरान है, आप कह रहे हैं कि जी एक तरफ आपने दावा ये किया कि रिकॉर्ड गंदम भी आपने इजाफा हासिल की, फिर ये तमाम मिसमैनेजमेंट क्यों जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जा रहा, क्यों उनको पता ही नहीं लग रहा। एक तो मैं ये भी हैरान इस बात पे हूँ कि इनको इदराक ही नहीं होता कि ये चीज़ें मामलात बिगड़ रहे हैं, तो हमने इनको ठीक करना है, हमने वक्त से पहले ब्रीफिंग लेनी है। एक बंदा आके, क्योंकि नई गवर्नमेंट है ना, उनके नए वजीर हैं, उनके नई सारी लॉबिंग है, वो तजर्बे भी कर रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं, वो अंडर ट्रेनिंग पॉलिटिशियंस भी हैं। तो अभी भी नई गवर्नमेंट मैं उनकी बात भी कर लूँ, मैं अपनी बात भी कर लूँ, किसी को गिला नहीं रहना चाहिए कि जी हमारी बात नहीं कहे। तो इनको जो कान में आके कोई ब्यूरोक्रेट, कोई टेक्नोक्रेट, कोई महकमे का बंदा, कोई निचले लेवल का बंदा जो कह देता है ना, ये वो उस पर अमल दरामद करवाने शुरू कर देते हैं और बाद में पता लगता है नहीं ये काम ऐसे नहीं करना था, ये काम तो ऐसे करना था। यानी पहले दिन से हम ये देख रहे हैं तजुर्बाती बुनियाद पर हर फैसला किया जा रहा है, फिर जो उसके नताइज देखे जाते हैं उसके बाद यू टर्न से भी अब आगे बात जा चुकी है। इतनी बुरी हालत है कि चीनी और आटे की अभी से अगर आप ओपन मार्केट में चले जाएं, आप
आम लोगों की मार्केट में चले जाएं, मेरे और अपनी मार्केट में चले जाएं जहाँ से हम आटा चीनियाँ लेते हैं, वहां पे जाके देखें इतने बुरे हालात हैं अब से, तो जनवरी में फिर क्या होगा? मैं तो उस तरफ जा रहा हूं। ही है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसके लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया है। 15 अरब रुपए खर्च करने की तैयारियां की जा रही हैं। वो मामला तो एक तरफ चले, इसी चक्कर में कुछ भला हो जाएगा शहर का दुरे नायाब। आप देखें कि हम 20 साल 15 साल से तकरीबन मैं भी इन चीज़ों को देख रहा हूँ कि हम इससे ही बाहर नहीं निकल सके। ना कभी हमसे पार्कों की 4 दीवारियाँ हुई, ना कभी पार्कों के अंदर सहूलियात दी गई, ना कभी हमसे कोई ये जो अब सिविल मैटर्स हैं जितने ज़्यादा आपके सिविक्स मैटर वो अब तवज्जो के मुंतज़िर हैं। अब मुझे ये बताएं कि जब हमने हर साल और हर नई हुकूमत के बाद उन्हीं बुनियादी मसाइल पर रहना है तो तरक्की फिर कैसे की जा सकती है? बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारी गलियों के मसाइल, चौक चौराहों के मसाइल, वो के हम हर रोज बता रहे हैं, लाइट्स नहीं है गलियों में, आप देखें बारिश हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। और हमने जहाँ पे छोटा मोटा काम किया, पैचवर्क किया, सड़कें बनाई, गलियाँ डाली, सीवरेज के काम किए, वाटर सप्लाई के काम किए, पार्कों की थोड़ी बहाली की, वो कुछ ही अरसे बाद टूट फूट का शिकार हो जाती है। हमारे पास मेंटेनेंस का कोई मैकेनिज्म मौजूद ही नहीं होता और उसके बाद हम वहीं खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमने 1 साल पहले काम किया होता है। फिर उतने ही पैसे दोबारा दरकार होते हैं जो हमने किया होता है। एक तो पहले हम सब स्टैंडर्ड काम करते हैं, जो क्वालिटी मटेरियल चाहिए होता है ना वो सड़क में डालते हैं, ना वो हम सीवरेज में यूज़ करते हैं, ना वो हम वाटर सप्लाई की पाइपलाइंस में डालते हैं, और ना ही हम छोटे छोटे मामला जिसमें पार्कों की तामीर है, उसके अंदर वाटर आपके फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वो मसाइल हैं जो बराह रास्त बुनियादी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के वोटर्स को इफ़ेक्ट करते हैं और उनके वोटर्स को आप इंगेज करने के लिए, उनकी हमदर्दियाँ लेने के लिए, उनसे वोट लेने के लिए आप इन मसाइल पे बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस हुकूमत ने अक्लमंदी का ये काम किया है, अगर तो ये पैसे टाइमली जारी कर देते हैं और इन लोगों के मसाइल हल होने के करीब आ जाते हैं तो लोग थोड़ा बहुत रिलीफ फील करेंगे और बल्दियाती इलेक्शन में खुल डुल के इन लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। अदरवाइज लोगों को दिलचस्पी अब नहीं रह गई। जो इनके हालात हैं, एक MNA MPA तक के जो बातें थी, जो वादे थे उनके अपने हलकों में, कभी इस पे भी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होनी चाहिए ना। उनके हलकों में जाके लाहौर के ही आप PPs देख लें, NS देख लें, उनके हलकों में लोगों ने मुंतखब होकर क्या डिलीवर किया आपको पता लग जाएगा। मैं अपना ही एक प्रोग्राम देख रहा था सिटी 42 का, जिसमें जोहेब भट्ट साहब जो है वो एक बड़े टिकट होल्डर का इंटरव्यू कर रहे थे, PTI के टिकट होल्डर थे और बड़े एक्टिव थे गुलशन रावी और इस साइड के। वो कह रहे थे जी हमारे पास क्या है, हम तो थक गए हैं अपने MPs के MNS के पीछे जा के और हमें तो टका नहीं मिलता। जो पार्टी के सदर थे, जनरल सेक्रेटरीज हैं, हाई लेवल पे बैठे हैं, वो अपने अपने फंड रिलीज करा लाते हैं, कहते हैं हम तो किसी की लाइट का एक बल्ब नहीं चेंज करा सकते। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। उस बंदे की हकीकी आवाज ने जो वाकई ये बात साबित की कि इन बेचारों के हाथ में है क्या, इनको तो आप कुछ देंगे तो आगे चलेंगे, वरना बल्दियाती इलेक्शन आप चाहे जमाती करा लें चाहे गैर जमाती करा लें, आपको अब ये लोगों की दिलचस्पी नहीं रही इसमें। लोगों को अपने काम चाहिए, बिल्कुल लोगों के मसाइल हल होंगे, लोगों के मसाइल हल होने चाहिए और अब सुनता भी कोई नहीं। मजे की बात है कि PTI के जो अब टिकट होल्डर्स तो अभी बेचारे वो तो खैर हार गए इलेक्शन, टिकट होल्डर तक महदूद रहे। जो आपके MPs हैं, जो आपके MNAs हैं, सिवाय उनके जो मिनिस्ट्रियाँ ले बैठे, जो वजारतें संभाल बैठे, उनके तो हलकों में शायद कोई काम हो भी रहे हैं। असलम इकबाल साहब के हलकों में बड़े काम करवाए गए, मियाँ महमूद रशीद साहब के हलकों में बड़े काम कराए गए। तो जो बाकी लोग हैं उनका क्या कसूर है? आपके वो डिप्राइव्ड एरियाज, उनका क्या कसूर है? और आप जहां से हारे वहां के रहने वालों का क्या कसूर है? अगर आप एक दफा हार गए तो जरूरी है कि आपने उनका काम ना करवा के दूसरी दफा दोबारा हारना है? ये भी तो एक सियासी बात है ना, समझदारी की बात, कि अब इसको भी मद्देनजर रखें। आपने एक दफा सजा दे दी, ठीक है, अब अगर आप प्यार से उनके काम करा के उनको अपनी तरफ माइल करके उनकी महरूमियां दूर करें तो हो सकता है, बल्कि 90% चांसेस है कि आपको वोट देने पे वहां के लोग आमादा हो जाएं और उनकी जो मिथ थी वो टूट जाए। आप इस चीज पे भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है और स्टिल उन हलकों को आपने पीछे की तरफ धकेला हुआ है, वहां पे कोई काम नहीं करवा रहे।
तो ये भी अप्रोच अच्छी अप्रोच नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन में 15 अरब खर्च करें, 10 अरब खर्च करें, ईमानदारी से 5 अरब भी लाहौर पे खर्च कर लें। मैं 5 अरब बहुत कि अगर खर्च हो जाते हैं, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की फेवर लेने में भी कामयाब हो जाएंगे। 5 अरब रुपए भी ईमानदारी के साथ लग जाए आपके डिप्राइव्ड एरिया में। आपके डिप्राइव्ड एरिया में मैं बात कर रहा हूँ चाइना स्कीम की, शुमाली लाहौर की, रायविंड वाली साइड की आबादियों की, मराका वाली साइड की, शादरा वाली साइड की, इधर से निश्तर वाली, फिरोजपुर, इस पे अगर 5 अरब रुपए भी लग जाए ना तो आपके बहुत सारे हालात बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और अब जिस तरह से शहरी जो हैं वो तंग आए हुए हैं, बुनियादी सहूलियात की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं, तो ये चीजें वक्त। अच्छा, एक आखिरी बात कि इंसान अपने सेकंड हैंड गाड़ी बेचने जाता है ना, तो उसको भी टिप टॉप करके कोई मेकअप शेकअप करके मार्केट में लेके जाता है कि कोई बेहतर रेट लगेगा। तो आप अपने हलकों को, आप अपने बल्दियाती नुमाइंदों को थोड़ा सा मेकअप करें, टिप टॉप करें, उनके रहने वालों को, उनकी आबादियों को थोड़ा सा पॉलिश करके, ये अच्छी तजवीज़, फिर आप मार्केट में अपने बल्दियाती जो नुमाइंदों को उतारे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल, तभी कोई उन पे एतमाद भी करेगा। खैर नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे, अगली खबर की तरफ जाएंगे और इंतहाई अहम खबर है, दुर नायाब की ही खबर है। फिरदौस मार्केट अंडरपास 6 करोड़ की अदायगियां रुक गई हैं, अब क्या होगा? और मजे की बात है, अदायगियां रुकने की वजह भी कोई नहीं है। अच्छा, आपकी होती है कि जी आपके पास पैसे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑरेंज लाइन के जो एलोकेटेड, आ जाती है बात सिर्फ और सिर्फ तरजीहात पे। तरजीहात भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऑरेंज लाइन के अलावा जो एलडीए के पास सबसे फंड्स मौजूद हैं वो फिरदौस मार्केट के। फिरदौस मार्केट के अपने एलोकेटेड फंड इनके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए पड़े। उसके बाद 6 करोड़ के मामूली, वो भी काम हो जाने के बाद, उसकी वेरिफिकेशन के बाद जब कॉन्ट्रैक्टर प्रेजेंट करता है तो चीफ इंजीनियर उसको वेरीफाई करता है। चीफ इंजीनियर वेरिफिकेशन के बाद वो तमाम फंड्स को फाइनेंस पे सबमिट करता है। उसके बाद फाइनेंस उसको चेक बैलेंस जमा तफरीक चेक करने के बाद लायबल होती है कि उसको पे कर दे। आज 12 दिन हो गए हैं इन फंड्स को मौजूद को और इनके बिल को प्रेजेंट हुए, फंड नहीं। अब मसला जो समझ आ रहा है ना, वो अक्ल दानिश तो नारकीज जो हमारी है वो यही कहती है ना कि फिर पहिए लगाने पड़ेंगे। और पहिए इस मुल्क में कैसे लगते हैं वो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है। वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैन रोते रोते चले गए बेचारे कि हमें तो इस मुल्क में पहिए लगाने पड़े हैं। जब फंड्स भी आपके पास मौजूद हैं, उसके अंदर रुकावट भी कोई नहीं है, हुकूमत का प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, इसके साथ लिखा है बुजदार सरकार ने कि ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। एक तो पहले अल्लाह के वजह से डिले है और 5 अक्टूबर को इसका वो कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम भी पूरा हो जाएगा जिसपे कॉन्ट्रैक्टर ने साइन किए हैं इसकी कम्प्लीशन के। आपके पास 5 दिन रह गए और हालात आप जाके देख लें, मैं भी आज या कल मैं दिखाऊंगा कि वहां पे अभी बहुत काम होना बाकी है। फिनिशिंग का एक काम भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो 5 दिन में तो फिर ये काम उस दौरान आपका 12 दिन से 6 करोड़ का बिल पड़ा है और 8 करोड़ का बिल आज सबमिट हो गया है, आपका 14 करोड़ पे पेंडिंग है। किस कॉन्ट्रैक्टर का इस मौजूदा हालत में वो अपनी जेब से 14 करोड़ लगा बैठा है? अब वो आपसे मांग रहा है भाई लगे हुए पैसे तो दे दो उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। आप लगे हुए पैसे देंगे तो वो अगले पैसे लगाने को तैयार होगा ना। और यही सर्कल है जो किसी भी ठेके में चलता है। आप पैसे लगाते हैं, उसका बिल क्लेम करते हैं, वेरीफाई होता है, वो पैसे आपको दोबारा मिलते हैं, आप दोबारा नए सिरे से वही पैसे दोबारा लगाते हैं, ये सर्कल चलाते हैं। इस पे कोई पूछने वाला नहीं है दुर नायाब? मैंने कल फाइनेंस से पूछा है, वही रिवायती बात कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है जी, हम तो देखें हमें तो जैसे ही बिल आते हैं हम कर देते हैं, मेरी नॉलेज में नहीं है। डायरेक्टर फाइनेंस जो अख्तर साहब है वो कहते हैं वो उन्होंने इतना ही लाइट लेते हैं चीज़ों को। अच्छा आ जाएगा तो हम फौरन कर देंगे जी, हम तो दे देंगे। और इधर 12 दिन से कॉन्ट्रैक्टर क्या इंजीनियरिंग विंग लकीरें निकल चुकी हैं कि भाई ये 12 करोड़ रुपए वो उसने जेब में नहीं लेके जाने, उसने इस सर्कल को आगे चलाना है, उसने अगला मटेरियल ऑर्डर करना है, उसने अगली पेमेंट्स करनी है, फिर वो काम करना है, फिर दोबारा इस नए बिल को क्लेम करेगा। ये पूरा प्रोजेक्ट का एक्चुअली एक सर्कल होता है जो हर ठेकेदार, सुनने वाला हर बंदा जानता है। और आप भी समझते हैं कि घर के अंदर अगर आपने एक कमरा भी बनाना है तो आपको ठेकेदार को पैसे देने पड़ते हैं। वो मटेरियल लाता है, अगर वो मटेरियल लाता है तो फिर आपको जुमेरात को जुमेरात उसकी लेबर को पेमेंट और मजदूरी देनी पड़ती है। ऑब्वियसली अगर आपने काम आगे चलाना है तो ये सब चीजें सरकार के साथ ठेकेदार इतनी ही पसली उठाता है ना कि 10-12 करोड़ पे 20 करोड़ पे अपने कितने बड़े प्रोजेक्ट पे लगा दे और उसके बाद इंतजार करे कि वो पैसे आपको क्लेम होके मिल जाएंगे और आप उससे दोबारा सर्कल चला देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हालत है, इससे 5 दिन के अंदर ना तो आपसे अंडरपास मुकम्मल होगा और ना आपका तामीराती काम चल, क्योंकि 5 दिन में तो ऑब्वियसली ये होता नजर नहीं आ रहा। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ जाते हैं। बादामी बाग लारी अड्डे को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का प्लान तैयार किया गया है, यानी आखिरकार सुनी जाएगी बादामी बाग लारी अड्डे की, क्योंकि इसके तो हम हमेशा से हालात बुरे ही देखते आ रहे हैं। आप फिर मिस करिए कि इसको एक मरतबा फिर
स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का बिल्कुल प्लान आपने कर सही लिया कहा। अच्छा, ये बादामी बाग का जो लारी अड्डा है और हमारी जो सब्जी मंडी है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कभी शहर से बाहर होते हैं ख्यालों में, बिल्कुल, कभी शहर के वापस अंदर आ जाते हैं, कभी गवर्नमेंट आके कहती है कि हम इनको उठा के बाहर फेंक देंगे और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे, बड़े बड़े ट्रॉलर्स आएंगे, बाहर से ही अनलोड हो जाएंगे, बाहर से ही ऑफलोड होके बारों बार ही जीटी रोड पर चढ़ेंगे, लेकिन हालत इनकी कभी उधर से मोटरवे चले जाएंगे और कभी है। नहीं होगा ऐसा। अब इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब बाहर तो हमने नहीं ले जाना। एक्चुअली लाहौर का मास्टर प्लान को फॉलो करना चाहिए। आपके लाहौर के मास्टर प्लान में आपके लारी अड्डे और आपकी सब्जी मंडियां वो लाहौर से बाहर है। बिल्कुल, ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। आपको लाहौर के मास्टर प्लान पे अमल दरामद कराने की पूरी कोशिश की जाए। अब ये अब अरबों रुपए लगा देंगे उस प्लान पे जो कि आपको अल्टीमेट आज नहीं 5 साल बाद 10 साल बाद आपको लाहौर से बाहर जाना पड़ना है। बिल्कुल ऐसा आपको हैवी ट्रैफिक जो आज आप दिन में अलाउ नहीं कर पाते, आप रात को किस तरह अलाउ करके बड़ी मुश्किल से सारा सर्कल चलाते हैं, आपको जाना पड़ेगा। आप प्लानिंग को छोड़ के जो कि आपको रिंग रोड से अलाइड, कोई आपको जीटी रोड से, कोई मोटरवे से अलाइड आपको जगह बना के वहां पे आपको सारे अड्डों को शिफ्ट करना चाहिए। और फिर जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सारे पहलू देखें ना। आपको आज आप स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का ऐलान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और फिर आप 4 साल बाद 5 साल बाद इसको शिफ्ट करते हैं। इसका मतलब सरकार ने अपने ही मास्टर प्लान की वायलेशन कर दी है। बिल्कुल, सीधी सी बात है कि जो मास्टर प्लान सरकार का है लाहौर का, आपने उसकी धज्जियां बिखेर दी। आपने कहा जी वो गया साइड पे और हम तो इसी पे पैसे लगा के चलें जी, फौरी तौर ये पे प्लान तो तैयार कर लिया गया है। देखें अब ये ख्वाब शर्मिंदा है ताबीर कब होगा, कितना वक्त इस पे लगेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दुरे नायाब। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, आप न्यूज हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी नाज़रीन, स्टूडियोज में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जिस मामले पर हम बात करने वाले हैं इंतहाई अहम मामला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्राइमरी स्कूल्स भी आज से खुल गए हैं। तीसरे मरहले के तहत प्राइमरी स्कूलों के पंजाब भर के जो है उनका आज खोल दिया गया है और एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाना जो है वो अब सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। ओवरऑल तो हमने जितने भी स्कूल्स की सिचुएशन देखी है वहां पर हम देख रहे हैं कि एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन ये बात हमें जरूर मद्देनजर रखनी है कि स्कूल्स में केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंतजामिया की, गवर्नमेंट की, महकमा सेहत की नहीं है। स्कूल इंतजामिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा किरदार है। बच्चे चूंकि प्राइमरी क्लासेस के बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, आप उनको जितना मर्जी गाइड कर लें, आपका उनके साथ रहना मौजूद होता है। खैर, जो इकदामात उठाए गए हैं हम वो देख रहे हैं कि एसओपीज पर अमल दरामद भी किया जा रहा है और ऑल्टरनेटिव डेज पर स्कूल बुलाया जा रहा है बच्चों को, तो इससे काफी हद तक बेहतर सूरत हाल रह सकती है। आज सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बेहतर कैसे रखना है इस पे हम बात भी करेंगे, साथ ही साथ हम आपको स्कूल्स की सिचुएशन क्या है ये भी दिखाएंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूंकि आज स्कूल्स ओपन हुए हैं, प्राइमरी स्कूल खास तौर पे, तो छोटे बच्चे जिनको पाबंद बनाना, एसओपीज को लेकर, दीगर चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी असातिज़ा किस तरह से निभा रहे हैं, इस पे बात कर लेते हैं। अफीफा नसरुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। जी अफीफा, बताइएगा, आप स्कूल में मौजूद हैं, किस तरह से देख रही हैं? बच्चे इस वक्त क्लासेस में मौजूद होंगे, क्लासेस जो है उनका बाकायदा आगाज भी हो चुका होगा। अब 6 महीने से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, बच्चे स्कूल वापस आए हैं, तो बच्चे क्या आपको खुश नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल है ना, बच्चे बहुत खुश हैं और उनकी खुशी का ठिकाना इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे लग रहा है बच्चों को कि जैसे सालों बाद वो आए हैं स्कूल में और अपने दोस्तों को देख रहे हैं, अपने साथी को देख रहे हैं। एक बच्ची को मैंने देखा कि वो जब घर से आई है अपने वालिदैन के साथ, वो अपने टीचर के साथ इतना वालहाना मिली है, उसके गले लग गई। हालांकि एसओपीज के हवाले से टीचर ने इसको आगाह भी किया, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। स्कूल में जो बच्चों की तादाद है वो भी तकरीबन 100% है और क्लासेस में बाकायदा अपने बच्चे अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। घर से जब बच्चे आते हैं तो स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से गेट पर ही बाकायदा तौर पर कुछ सीनियर टीचर्स रखे गए हैं जो बच्चों की टेम्परेचर जहाँ पर चेक किया जा रहे हैं, गार्ड्स उनके चेक कर रहे हैं टेम्परेचर, इसके साथ साथ उनको मास्क भी देखा जा रहा है। अव्वल तो घर से ही बच्चे सारे मास्क पहन कर आ रहे हैं, लेकिन अगर किसके पास नहीं भी है तो स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही वो क्लासेस में आते हैं तो बाकायदा निशानात बनाए गए हैं हर क्लास में। इस वक्त मैं यूनिक स्कूल इकबाल टाउन में मौजूद हूँ, मेहरान ब्लॉक है ये, और यहाँ पर बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। बच्चे बहुत खुश हैं, अपने असातिज़ा के साथ मिल रहे हैं, तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए है। एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जा रहा है। जैसे ही क्लासेस शुरू होती है
तो बाकायदा उनको आगाह किया जाता है कि अच्छा अफीफा, कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि स्कूल्स में एक नॉर्मल, अगर हम देखें तो नॉर्मली ये होता है कि आगाज क्लास, स्कूल का आगाज जो होता है असेंबली से होता है, सब स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं। ये चीज बताइएगा देखने में आई है, और क्लास में डिस्टेंस वगैरह मेंटेन करना, ये चीजें जो हैं अब एसओपीज का हिस्सा हैं, तो इस हवाले से बताइएगा क्या चीजें आपने देखी हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको भी पता है कि महकमा तालीम की जानिब से खुसूसी SOPs जारी किए गए थे जिनमें बताया गया था कि ना तो असेंबली होगी ना ही कोई ब्रेक होगी, और अगर ब्रेक होगी तो वो स्कूल के बाहर नहीं जाएंगे, और बाकायदा से ग्रुप्स कुछ डिवाइड किए गए हैं। ग्रुप इस तरह से होंगे जो पीर, बुध और आगे फिर जुमे को जिनकी क्लासेस होगी ग्रुप 1 में। ग्रुप 2 में ये होगा कि मंगल, जुमेरात और हफ्ते को क्लासेस होंगी। तो बच्चों को इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। दूसरी जानिब असेंबली की जहाँ तक आपने बात की है, तो असेंबली नहीं हो रही, क्लास में ही बच्चे आते हैं, असातिज़ा उनको उसी तरह से पढ़ाते हैं। मेंटेन जो फासला किया गया है वो तकरीबन 3 मीटर और कुछ इससे भी ज्यादा, मतलब ठीक है अफीफा, हम आपकी तरफ दोबारा से आएंगे और जानेंगे कि किस तरह से स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। एसओपीज पर तो अमल दरामद हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम चीज ये है कि हमने देखना है महकमा सेहत इस मामले में क्या किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अब जब मैं बात कर रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो बिलाशुबा जहां पर स्कूल इंतजामिया की, शहरियों की, पेरेंट्स की, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पर हम देख रहे हैं महकमा सेहत भी इस हवाले से खासा मुतहरिक नजर आ रहा है। तो इस पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं तारुफ करवाना चाहूंगी, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर कैप्टन उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले तो मैं इसको कामयाबी भी कहूंगी कि बाकायदा तौर पर तीसरे मरहले में भी आज स्कूल्स खोल दिए गए हैं, प्राइमरी स्कूल, लेकिन साथ ही साथ उस्मान साहब ये एक चैलेंज भी है, तो किस तरह से इसकी तैयारी की गई है? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पंजाब के अंदर हमने पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुलने थे तो खुलने से पहले हमने 2-3 हफ्ते पहले तमाम टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी। तमाम जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की इंतजामिया थी उनको इंगेज करके उनके जो फोकल पर्सनस थे उनको ट्रेन किया, पर्टिकुलरली कि किस तरह से SOPs पे अमल दरामद करना है या बच्चों से करवाना है, और जो हमारी एक रैंडम सैम्पलिंग की रिजीम है उसको हमने कैसे लेके चलना है। बिकॉज एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसमें हमने जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ से सैंपल्स ड्रॉ करके रिजल्ट्स का बहरहाल एक जायज़ा लेना था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बड़ा इत्मीनान है कि ये जो तीसरा फेज़ है ये इसीलिए मुमकिन हुआ कि जो पहले 2 फेजेस थे वो बहुत स्मूथली चले और अभी तक कोई एज सच मेजर इन्फेक्शंस हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से रिपोर्ट नहीं हुए। इवन जो हमारा अदरवाइज जो एक प्रेवलेंस रेट है सोसाइटी के अंदर, गो के वो इतना ठीक कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हम जब आमतौर पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो वो रैंडम टेस्टिंग नहीं कर रहे होते, वो बीमार लोगों की टेस्टिंग कर रहे होते हैं या सिम्टोमेटिक लोगों की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि जनरली हमारा जो अदरवाइज सैम्पलिंग रिजीम है वो यही है कि जो हमारे हॉस्पिटल में बीमार शख्स होता है हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं तो प्रोबेबिलिटी उसकी पॉजिटिविटी की ज्यादा होती है, देयरफॉर वो इतना ठीक कंपैरिजन नहीं है। बट अगर मैं आपको मोटी बात बताऊं तो इस वक्त जो हमारा पॉजिटिविटी की परसेंटेज है स्कूल्स के अंदर वो 18% है, यानी कि इवन 2% से भी कम है, जो कि इंतहाई तसल्ली बख्श है। इसको अगर आप कंपेयर करें हमारा जो अदरवाइज प्रेवलेंस रेट है वो तकरीबन 80% या उससे 80 और 90 के दरमियान में, यानी कि 0.8 और 0.9 के दरमियान में होता है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया कि चूंकि वहाँ पे हम सिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट कर रहे होते हैं इसलिए वहाँ तनासुब हाई हो सकता है। बट हैविंग सेड दैट, ये जो अब छोटे बच्चों वाला जो स्कूल्स हैं इसमें हमारी थोड़े कंसर्न्स ज़्यादा हैं, बिकॉज आपको पता है कि बच्चों को SOPs इम्प्लीमेंट कराना इतना आसान काम नहीं होता। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप बड़े समझदार बच्चों को तो आप कह सकते हैं कि आप मास्क पहने, और वहाँ पर भी आपने देखा मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स आई हैं। इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी कुछ बच्चों की हमें रिपोर्ट्स मिली कि वो कंप्लायंस नहीं कर रहे थे और उन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। बट एक ओवरऑल अवेयरनेस है टीचर्स के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जनरल पब्लिक के अंदर, बच्चों में ये है, एक दूसरे को टोकते हैं कि आपको ख्याल रखना चाहिए, कोरोना इस तरह से स्प्रेड करता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसको बहुत डिफिकल्ट है, खास तौर पर जब उसने 5-6 माह के बाद आना है, अपने दोस्तों से मिलना है, तो एक काइंड ऑफ मुश्किल काम है। बट बिल्कुल ऐसे। अच्छा उस्मान साहब मुझे ये बताएगा, बिलाशुबा ये एक चैलेंज भी है, लेकिन अब इस चैलेंज से निपटने के लिए प्लानिंग जो की गई है, ये जो रैंडम सैंपलिंग है ये प्राइमरी स्कूल्स में भी कराई जाएगी और किस तरह से स्कूल्स को कैटेगराइज किया गया है?
देखिए जी, हमने पहले तो पंजाब के अंदर शहरों को कैटेगराइज किया। हमने 8-9 शहर जो हमारे बड़े शहर हैं उनको हमने बिल्कुल अलग तरीके से देखा हुआ है कि यानी कि उसके हम अब सैम्पलिंग डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। फिर हमने पंजाब में जो हमारी आबादी के तनासुब से हमने 3 कैटेगरीज में शहरों को तकसीम किया हुआ है, यानी कि 10 लाख से कम आबादी के शहर 10 से और 30 लाख तक की आबादी के शहर और फिर 30 लाख से ज़्यादा आबादी के शहर। और इसके अंदर फिर हमने स्कूल्स को कैटेगराइज किया हुआ है, यानी कि 3000 से ज़ायद बच्चों वाले स्कूल्स या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और 3000 से की तादाद से कम वाले इंस्टीट्यूट्स। ये जो सारी की सारी मेथोडोलॉजी है, इसके पीछे स्पिरिट ये है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अगर मिसाल के तौर पर इन्फेक्शन है तो पोटेंशली कितने लोगों में फैल सकता है और कितनी ज्यादा फैमिलीज को इफेक्ट कर सकता है। तो इसके हवाले से जो हमारी पॉलिसी बनी हुई है उसमें 3000 से ऊपर तादाद के जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पंजाब में, उन सब में हम कंपल्सरीली रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं और 5% सैम्पलिंग वहाँ पे की जाती है बच्चों में और 5% ही वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या टीचर्स हैं या जो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी की जाती है। तो उसी के तनासुब से हम आप यकीन इस तरह से समझिए कि हमने पहले फेज में पंजाब के अंदर तकरीबन 70,000 सैंपल्स ड्रॉ किए पूरे पहले 15 दिन के अंदर। पहले फेज से मुराद मैं पहले 15 दिन को कह रहा हूँ क्योंकि 15 दिन में ये साइकिल कंप्लीट करना है हमने, जिसमें हमने तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये सैम्पलिंग करनी है। तो पहले फेज में हमने 70,000 से ज्यादा सैंपल्स किए। कल से हमारा दूसरा फेज स्टार्ट हुआ है, आज उसका दूसरा दिन होगा। तो ये जो फेजेस के अंदर हम कर रहे हैं बेसिकली द आइडिया इसके 14 दिन के अंदर हम अपने तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में से एक दफा सैम्पलिंग कर लें, फिर अगले 14 दिन का साइकिल स्टार्ट होगा तो फिर दोबारा तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। कैप्टन उस्मान साहब ये भी बताएगा, और इस तमाम टाइम के दौरान अगर किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोरोना के बच्चे, मुतासरा बच्चे सामने आते हैं तो क्या फिर स्कूल को सील करने के हवाले से भी किसी अमल पर गौर किया जाएगा? जी, हम ऐसे कर रहे हैं, जो अभी हमने किया भी हुआ है कि जहां पर एक क्लास में एक बच्चा पॉजिटिव है तो वो क्लास बंद की जाती है। सही। और अगर एक क्लास में एक स्कूल में 2 बच्चे पॉजिटिव निकल आते हैं तो फिर वो स्कूल बंद किया जाता है। और इसी पॉलिसी पे अमल दरामद करते हुए हमने पंजाब में तकरीबन 14 स्कूल्स जो हैं उनको बंद किया हुआ है और इसी तरह क्लासरूम्स तकरीबन 34 हैं जिनको बंद किया हुआ है। तो ये बेसिकली 5 दिन के लिए इनको बंद करना होता है। तो ये पॉलिसी जो है वो इन प्लेस है और इस पे अमल हो रहा है। जहां पर भी इन्फेक्शन हमें रिपोर्ट हो रहे हैं वहां पर इस पॉलिसी के मुताबिक हम क्लासरूम्स को या स्कूल्स को बंद करते जा रहे हैं। अभी तक ज्यादा इन्फेक्शन जो है वो हमें गुजरांवाला से और ननकाना साहब से रिपोर्ट हुए हैं और वो भी एक पर्टिकुलर कोहॉर्ट है जहां से मिले हैं। इसके अलावा जो दीगर हमारे शहर हैं वहां पर इतने ज्यादा हमें अभी तक इन्फेक्शन रिपोर्ट नहीं हुए। सही। उस्मान साहब, कुछ पेरेंट्स बहुत कंसर्न हैं, अभी भी बच्चों को बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग आपकी तरफ से की गई है, स्कूल्स में भी बहुत ज़बरदस्त इंतजामात किए गए हैं अभी तक जो हमने देखे हैं, लेकिन पेरेंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि अभी भी खौफजदा हैं, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं पेरेंट्स को मैसेज ये देना चाहूँगा कि अल्टीमेटली आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली है इसकी दुनिया में मिसाल दी जा रही है और बहरहाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखें। इवेंचुअली अपनी ज़िंदगी में आगे जाके जो भी एक्टिविटी करनी है वो इसी बुनियादी एजुकेशन की बेस पे करनी है। तो मेरी पेरेंट्स से ये इल्तिजा है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें कि ये जो थ्रेट है ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे महफूज रखा जा सकता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स का ये बहुत ज़रूरी काम है कि बच्चे जब घर में दाखिल हों तो एज ए मैटर ऑफ SOP उनको नहलाएं धुलाएं, हाथ धोए बगैर उनको किसी से इंटरेक्ट ना करने दें। और अगर किसी किस्म की भी कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं या फील होता है कि बच्चा बीमार है तो बगैर किसी झिझक के फौरी तौर पर उसका टेस्ट करवाइए। हम फ्री टेस्टिंग कर रहे हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, हमसे वो टेस्ट करवाइए बच्चों का और कोशिश कीजिए कि अब्रेस्ट रहें कि इस वक्त क्या हो रहा है। हम गवर्नमेंट के लिए ये आसान फैसला नहीं था अपने बच्चों को, अपने मुस्तकबिल को इस तरह से कोई भी हुकूमत दाव पर नहीं लगाती, लेकिन ये फैसला एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया गया, इस प्लानिंग के तहत किया गया और इस सेटिस्फेक्शन के साथ किया गया कि हम ये काम कर सकते हैं। दुनिया भर में जहां जहां इन्फेक्शन कम हो रहा है वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, लेकिन इस सोच के साथ खुल रहे हैं कि इन्फेक्शन दोबारा फैल सकता है। देयरफॉर ये सारी एहतियाती तदाबीर और ये जितनी भी प्रिकॉशंस हैं ये लिए गए। आपने देखा कि हमने बाकायदा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के तहत लोगों को एजुकेट किया, बच्चों को लेटर्स लिखे, बच्चों के लिए किताबचे बनाए, उनको पहले से अवेयरनेस ऑलरेडी उनको एक अवेयरनेस दी गई। तो ये मकसद सारी की सारी बात का ये था कि हम समझते हैं कि जितना ज्यादा लोगों में ये पैगाम जाएगा उतनी ज्यादा लोग प्रिकॉशंस लेंगे और प्रिकॉशंस लेके जिंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्फेक्शन है जिससे बचा जा सकता है अगर हम अपना ख्याल रखें और ये इंश्योर करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग पे हर वक्त अमल पैरा हैं और जहाँ कहीं भीड़ में जाना हो तो वहाँ मास्क पहन के जाएं और अपने हाथ बार बार धोएं,
कभी किसी एलियन चीज़ को टच करें तो उसके बाद अपने हाथ ज़रूर धोएं। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। तो इसी पे अमल दरामद करके हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बच्चों के हवाले से कंसर्न पेरेंट्स का बिल्कुल जायज़ है, लेकिन गुजारिश ये है कि आप उनको सिखाइए कि उन्होंने कैसे अपने आप को दूर रखना है इस वायरस से। और अगर किसी जगह पर आपको फील होता है कि कोई ऐसा इदारा आपकी नज़र में है जहां पर SOPs की वायलेशन हो रही है, तो प्लीज़ हमारी ज़िले इंतजामिया को बताइए। वी विल टेक करेक्टिव मेजर्स ओवर देयर। सही, थैंक यू सो मच कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ हैं एंड विश यू गुड लक। बहुत ज़बरदस्त इंतजाम आपकी तरफ से जो किए गए हैं, आई होप वो अच्छे हों और पेरेंट्स का ताउन इसमें बहुत ज़्यादा दरकार है। पेरेंट्स अगर ताउन करेंगे तभी इस मुश्किल वक्त को, बहुत हद तक हमने इस मुश्किल वक्त को गुजार भी लिया है और जो अब थोड़े बहुत खदशात हैं उनसे भी हम निमट सकते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जैसा कि कैप्टन उस्मान साहब ने भी कहा कि बच्चों को कंसर्न लेकर हों, लेकिन जो हिफाजती इकदाम हैं, जैसे ही आपका बच्चा स्कूल से घर आ रहा है तो किसी से इंटरेक्शन मत करने दे अनटिल और अनलेस बच्चा आपका हैंड वॉश ना कर ले या नहा ना ले। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना है। और अगर कहीं आपको सिम्टम्स नजर आते हैं तो हेल्पलाइन है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और फ्री कोरोना टेस्ट भी करा सकते हैं। ये सब चीजें जब मौजूद हैं तो सिर्फ इसमें आपने क्या करना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एहतियात करके। कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और ब्रेक से पहले कैप्टन उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम तर इंतजामात के हवाले से बताया कि महकमा सेहत की जानिब से क्या क्या इंतजामात किए गए हैं। अफीफ़ा की जानिब एक बार फिर से रुख करते हैं। अफीफ़ा इस टाइम क्लासरूम में मौजूद है जहाँ पर इस वक्त तालीमी सरगर्मियाँ तो जारी हैं, SOPs पर किस तरह से अमल दरामद किया जा रहा है। जी अफीफ़ा बताइए, इस टाइम क्लासेस जो हैं उसमें बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, आपने स्कूल का विजिट किया होगा, क्या सिचुएशन आपने देखी है? जी बिल्कुल अन्ना, स्कूल में बहुत अच्छी कंडीशन भी है, सिचुएशन भी बहुत अच्छी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, चूँकि आप जानते हैं कि पहली से 5वीं जमात के बच्चों की इतनी हाइट नहीं होती, मुख्तलिफ होती है। तो पहली जमात के बच्चों के लिए स्पेशल सिंक्स लगाए गए हैं, छोटे छोटे वॉश बेसिन्स जहाँ पर बच्चे अपने हाथ धोते हैं और इसके साथ ही सैनिटाइज़र रखे गए हैं। इसके अलावा जैसे कि आप जानती हैं कि डेंगू का मौसम है, तो डेंगू से बचने के लिए भी खुसूसी तौर पर काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर मॉस्पेल्स और इस तरह के जो जरासीम कश और या मच्छर के असर से महफूज रहने की अद्वियात रखी गई हैं, जिनको टीचर्स बाकायदा से बच्चों के हाथों पर लगवाती हैं ताकि किसी किस्म की मच्छर के असर से भी बचा जा सके। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में फासला यकीनी बनाया गया है, निशानात क्लासेस में लगाए गए हैं। अगर डेस्क हैं तो वहाँ पर भी आपको निशानात दिखाई देंगे और चेयर्स हैं तो वहाँ पर भी बच्चों से ज़रा बात करते हैं, उनसे जानते हैं, आप भी सुनिएगा बच्चे क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और ये बताएं कि कैसा वक्त गुजरा आपका घर पर? मुझे घर में ऐसा लगता था इस तरह मैं कैद हो गई हूँ। जब मैं स्कूल में आई तो आज़ादी महसूस हुई। और अच्छा ये बताओ, जब आपको पता था कि आज आपने आना है तो सारी रात कैसे गुजारी? कोई एक्साइटमेंट थी, क्या था? कुछ एक्साइटमेंट थी, बहुत ज़्यादा थी। और अब यहाँ पर आके टीचर्स को मिलके क्या महसूस कर रही हो, वो भी बताओ। मुझे सबसे ज़्यादा शुमाइला टीचर अच्छी लगती है। अच्छा, बच्चे बहुत खुश हैं, SOPs पर भी अमल किया जा रहा है। एक और बच्ची है, उससे भी बात करते हैं, उसको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है घर में, कैसे वक्त गुजारा? घर में बस बोल होते थे, यहाँ के अच्छा लग रहा है। अच्छा, और यहाँ पर अपने दोस्तों से मिली हो आप? जी। तो कैसा लगा उनसे मिलकर? बहुत अच्छा। जैसे कि आपने ना बच्चों की बात सुनी, बच्चे बहुत खुश है। एक और छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है स्कूल में आकर? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, ये असल में ये घर में अपनी माँ के जाहिर है, यू नो, बच्चे अटैच हो जाते हैं ज्यादा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा, सच बताओ, किसको मिस कर रहे हो? आप नहीं डोंट दूंगी, बताओ किसको मिस कर रहे हो? किसी को नहीं। बच्चा ही सो क्यूट। और ये वाला बच्चा फीफा बहुत उदास लग रहा है। ये वाकई ये बच्चा जो है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बच्चा काफी उदास लग रहा है। लेकिन इससे पहले जो 2 बच्चे थे वो तो मैं बातें सुन के हैरान रह गई हूँ कि कोई कह रहा है बोर हो रहे, कोई कह रहा था कि घर में हम ऐसे लग रहा था कैद हो गए हैं। लेकिन ओवरऑल बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं खुशी नजर आ रहे हैं। और कुछ बच्चे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो ये रूटीन बनते हुए भी टाइम लग जाएगा। थैंक यू सो मच अफीफा, आप हमारे साथ मौजूद
मौजूद थी और बच्चों के तासुरात क्या हैं ये आपने हमें दिखाए हैं। जी जुनेद रियाज की तरफ रुख कर लेते हैं। जुनेद बताइएगा, आप जहां पर मौजूद हैं, बच्चे स्कूल वापस आकर कितने खुश दिखाई दे रहे हैं, किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं? अफीफा ने तो बताया है कुछ बच्चे परेशान भी हैं और कुछ बच्चे खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। जी यकीनन मिला जुला रुझान है, बच्चे खुश भी हैं और कुछ गमगीन भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर बात की जाए SOPs अमल दरामद की तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए भी और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी कि उन्होंने छोटे बच्चों को जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद कराना। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टीचर भी मौजूद हैं और हर घंटे के बाद जो है यहाँ पर बच्चों को हैंड सैनिटाइज जो है वो उनका करवाया जा रहा है और खुसूसी तौर पर जो है सरकारी स्कूलों में भी जो है इसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो है तमाम तर जो हैं वो अहकामात और अमल जो SOPs हैं उनके ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। और बच्चे आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चों ने मास्क पहना हुआ है और जो खिड़कियां हैं वो खुली रखी गई हैं, हवादार रखी गई हैं, जैसा कि हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई थी कि बच्चों को कुछ वक्त के बाद जो है दी जाए। सही, जुनेद हमारे साथ मौजूद थे। आपने क्लासरूम में देखा किस तरह से डिस्टेंस को मेंटेन किया गया है और टीचर कितने कंसर्न नजर हैं कि टीचर खुद इस चीज का ख्याल रख रहे हैं कि बच्चे अपनी सीट्स पे मौजूद रहें, सैनिटाइजर बच्चों को उनकी सीट पर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई मस्ट से कि अगर हम इसी तरह से रूल्स को फॉलो करते रहे, SOPs को फॉलो करते रहे तो वो वक्त दूर नहीं है कि जब हमें ये जो अभी हम ऑल्टरनेट डेज पर स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं ये सब चीजें भी खत्म करनी पड़ जाएंगी। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि हम ना सिर्फ इन चीजों को स्टार्ट में ही इस तरह से रखें बल्कि आगे चल के भी हमें इन चीजों को इसी तरह से लेकर चलना है। ओवर टू यू जुनेद जी। जी असातिज़ा को, छोटे बच्चों को जो है वो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। असातिज़ा से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं बच्चों, खासतौर तौर पर छोटे बच्चों को SOPs पर अमल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट से जो हदायत मिली है SOPs हम उनको मुकम्मल तौर पर अडॉप्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला दिन था, बच्चों वालिदैन ने 90% हमसे ताउन किया है, बच्चों को घर से मास्क दे कर भेजा है। जिनको बच्चों के पास मास्क नहीं था स्कूल ने उनको प्रोवाइड कर दिया है। हमने बच्चों को ये हदायत की है, वालिदैन से रिक्वेस्ट किया है कि बच्चों को पानी पीने के लिए घर से अपनी बोतल दे, क्योंकि अब वो शेयरिंग वो ममनू है SOPs के मुताबिक। तो हमने जो स्कूल में जो पानी साफ़ पानी पीने का इंतज़ाम है उधर हमने अपने गिलास वगैरह नहीं रखे, बच्चे घर से अपनी बोतल लेके आए और जब पानी उनका ख़त्म हो जाए घर से लाया हुआ तो वो इधर स्कूल से भर ले। हमने टीचर्स को ये भी कहा है कि क्लासरूम की जो खिड़कियाँ हैं और दरवाजे खुले रखने हैं ताकि हवा का आना जाना हो और फ्रेश हवा अंदर आए, जिससे बच्चों को जो मास्क लगाए हुए हैं और कमरे की वजह से घुटन ना महसूस हो। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चे भी ताउन कर रहे हैं और बच्चों के पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है भी ये छोटे बच्चों को कंट्रोल करने में कोई प्रॉब्लम पेश तो नहीं आ रही, क्योंकि मास्क 8 घंटे या 6 घंटे लगाए रखना बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है छोटे बच्चे। जी ऐसा ही है, हम बच्चों को कुछ वक्त के लिए जब उस्ताद उनको इजाज़त देते हैं हमें थोड़ी देर के लिए, जब वो पानी पीने के लिए या वाशरूम जाएं तो अपना वो मास्क उतार लें, क्योंकि बच्चों ने वाशरूम में अकेले जाना होता है तो उस वक्त हम उनका मास्क उतरवा देते हैं। इसके अलावा जो मास्क बाज़ार में अवेलेबल हैं ये बच्चों के चेहरे पर पूरे नहीं बैठते, वालिदैन को चाहिए वो एडजस्ट करके भेजें ताकि वो बार बार उतरे ना। जी बच्चों को खुसूसी मास्क दिए जाएँ क्योंकि मास्क जो हैं वो बड़े भी होते हैं, तो इस हवाले से इन्होंने कहा है कि असातिज़ा जो हैं वो बच्चों के जो साइज़ के मुताबिक जो है उनको मास्क फराहम करें ताकि बच्चों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से भी अहकाम जारी किए गए हैं कि हवादार कमरों के साथ बच्चों को 20 मिनट के लिए हवादार जो है हवा लेने के लिए चहलकदमी की इजाज़त दी जाए ताकि बच्चों को सांस की बीमारियों से बचाया जा सके। सही, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। जुनेद और अफीफा ने हमें दिखाया कि किस तरह से SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है और क्लासरूम से किस तरह से बच्चे जो है इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने में तो हम देख सकते हैं, आपको दिखाए भी हैं कि बहुत ज़बरदस्त इंतजामात किए गए हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहना चाहूँगी ये इंतजामात सिर्फ एक दिन के लिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब किसी चीज़ का स्टार्ट लिया जाता है तो जो जोशो जज्बा होता है वो हमेशा पीक पे दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम उन चीज़ों के इतने आदी हो जाते हैं कि हम उन चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर भूल गए, ज़रा सी भी कोताही हुई तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स से, टीचर्स से, स्कूल इंतज़ामिया से कि ये तमाम चीज़ें जो हैं सिर्फ इसको 1-2 दिन के लिए फॉलो नहीं करना बल्कि इसको रूटीन का हिस्सा बनाना है। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
बात करने वाले हैं। कल आपने देखा जिस तरह से कल शहबाज शरीफ साहब रिमांड के लिए पेश हुए थे और लीगी कारकुनों की जानिब से, लीगी रहनुमाओं की जानिब से गम और गुस्से का इजहार भी किया गया था और तनकीद का हुकूमत को निशाना भी बनाया गया था। तो इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर लीगी रहनुमा मौजूद है इस वक्त, अली परवेज मलिक साहब, उन्हें शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया ना आपका, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो कल परसों जो अदालत में कार्रवाई हुई और फिर कल शहबाज शरीफ साहब रिमांड के लिए पेश हुए, कैसे देखते हैं इस तमाम तर मामले को? देखें अना, मैं इस पर्टिकुलर मामले के ऊपर बिल्कुल आ जाऊंगा, पर उससे पहले जो इस सारे के सारे केस की बैकग्राउंड है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। देखें, कोई भी पार्टी जो असेंबली के अंदर मौजूद है उसने किसी भी फोरम पे ये नहीं कहा कि जी एहतसाब नहीं होना चाहिए, पर एहतसाब जब भी होगा उसका कोई मेयार तो होना चाहिए ना जी। मुझे बताएं, जो 2-3 चीज़ें मेरे जहन में ज़रूरी आती हैं वो ये हैं कि जी एक तो अक्रॉस द बोर्ड, जिसको आप कहते हैं कि जी सब के लिए आपको होता हुआ एहतसाब नज़र आए, क्या उस मेयार के ऊपर ये एहतसाब का अमल आपको होता हुआ ठीक लगता है? बिल्कुल नहीं। चलें, दूसरे के मेयार जो मेरी नज़र में आता है वो ये है कि जी आपका कानून के ताबे, या जिसको कहते हैं सब्जेक्ट टू ड्यू प्रोसेस। ये ना हो कि कोई वज़ीर आज़म अमरीका में खड़ा होकर कहे कि शाहिद खाकान अब्बासी तुम मुझे कहते थे ये लो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। इस तरह से आप अपने एहतसाब के इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि उस एहतसाब का मेयार ऑपोजिशन के लिए भी वही होना चाहिए जो हुकूमत के लिए हो। तो मुझे बताएं, जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जो इनका रवैया आपको पिछले 2 साल के अंदर नजर आया, एक ऐसे शख्स के साथ जिसका आपका शहर है, आप जब सड़क सड़क गली गली चौक चौक के ऊपर उनकी जो कंट्रीब्यूशन है इस सूबे की खिदमत के अंदर आपको नुमायां होती है, उनके साथ जो हो रहा है, और इसके मुकाबले के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जो परवेज खटक साहब, उनके साथ जो रवैया बरपा है, क्या आपको एक ही लगता है वहां पे जितने की एक BRT बनी है और रोज उसके अंदर बस के अंदर आग लग जाता है माचिस की डिब्बी की तरह, वो एक चल रही है और पंजाब के अंदर उसी कीमत के अंदर 3 चली हैं, तो क्या वही मेयार आपको हर तरफ नजर आता है कि नहीं नजर आता? यकीनन नहीं आता होगा। तो ऐसा एहतसाब का अमल जिसके अंदर आप पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल करें, ये कोई भी उसको हजम नहीं करेगा। तो ये बुनियादी चीज थी जो मैं आपको इसका पस मंजर देना चाह रहा था। देखें, अब इस केस के ऊपर आ जाएं, क्योंकि आपने जो परसों लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई थी उसकी बात की थी, तो मैं केस के मेरिट में जाए बगैर, क्योंकि आपने बिल्कुल केस बनाया है, वो ट्रायल कोर्ट के अंदर जाएगा, उसमें हम अपना जो दिफा होगा, शहबाज शरीफ साहब के वकील पेश होंगे, वो बिल्कुल डिफेंड करेंगे। पर क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ परसों की बात की है जिसके अंदर शहबाज साहब की बेल सुनी जा रही थी, तो अना उसमें तो एक बड़ा सिंपल सा असूल है जो हमारी आला अदलिया ने एस्टैब्लिश किया है। सुप्रीम कोर्ट का आपने शायद रीसेंट फैसले भी और कमेंट्स भी सुने हो कि वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने रेफरेंस फाइल कर ली है, इसका मतलब है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है, गिरफ्तारी बनती तो नहीं तुम मुझे बताओ कि तुमने उसकी क्या कहते हैं अरेस्ट उसको करके कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो बेल तो हमारी रिजर्वेशंस हैं, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, हमारे ख्याल से खास तौर पे जब रेफरेंस कंप्लीट हो गया हुआ था, किसी आदमी की वहां पे उनको इस तरह से अरेस्ट का राइट देना नामुनासिब है, खास तौर पे जब उसका इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सर्विस हो। वो मामला चलें, अब अल्लाह की तरफ से हमने तो पहले भी इन इदारों का सामना किया है, मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर इससे कहीं ज्यादा जुल्म की दास्तान शरीफ खानदान के ऊपर रकब की गई थी, तो इंशाल्लाह ये भी वक्त गुजर जाएगा। पर अना बुनियादी चीज ये है कि हमारे इदारे जो हैं उनको ये स्टिग्मा लग जाएगा, लोगों का एतमाद इदारों के ऊपर से हट गया, तो ये इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मेरी तो इसके ऊपर यही ऑब्जर्वेशन है। बाकी जो केस के मेरिट्स हैं वो रेफरेंस फाइल हो गया है, वकील पेश होंगे, इनको कहें कि अगर इतना ही ओपन एंड शट केस है तो रोज टीवी के ऊपर सर्कस ना लगाएं, टीवी के ऊपर लोगों के लिए जो इन्होंने सर्विस की है, किस तरह से चीनी को उठा के कहां से कहां ले गए हैं, टमाटर की आज क्या कीमत है, दवाइयों की क्या कीमत है, इनके जो अपने कारनामे हैं ना उनको आके एक्सप्लेन करें। हम ये मामला ट्रायल कोर्ट के अंदर चलेगा, और अगर इतना ओपन एंड शट केस है तो सजा दिलवाएं और बंदों को सिस्टम से दूर चीज की गई। सब चीजों से लगता है कि शायद आप इन बड़े मामलात से जिनसे आवाम परेशान है नजर हटा लेंगे, इनसे नजर नहीं हट सकती है, क्योंकि ये बुनियादी जरूरतें हैं जिनसे महरूम कर दिया गया। जब हमारे घर वाले माएं बहनें बाजारों के अंदर जाती हैं और वहां पे चीजों की परचेज करती हैं और उनको पता चलता है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर चीनी 50 रुपए की थी और जब से ये काबिल हुक्मरान आए हैं वो 110 रुपए किलो की हो गई है, जब वो जाके टमाटर 120 किलो का आटे का थैला, और अना अभी तो ये क्राइसिस
आना है, क्योंकि अभी तो आपकी फसल ये उतर रही थी जो आपने अभी स्टॉक किया और उससे रिलीज करना शुरू किया। आप मुझे बताएं दिसंबर जनवरी के अंदर क्या होगा, लोगों के लिए ये किस तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, खाना जंगी की तरफ ये अपनी नालायकी के थ्रू लेके जा रहे हैं। इनको कहें होश के नाखून लें, इस मुल्क के अंदर इदारों को मजबूत करें, जिन्होंने एहतसाब करना है वो करें, पर किसी कानून के ताबे, किसी हुकूमत वक्त की पसंद नापसंद के ऊपर ना करें। ये मेरी हाथ जोड़ के अपील है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अली, मुझे ये बताइएगा कि एपीसी आपकी हुई और उसके बाद जो प्लान किया गया, उसके बाद खुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी उनको नजर आ रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, चीजें वाजे थी। अब उसके बाद गिरफ्तारी हो जाना, आपकी जो प्लानिंग है, जो हिकमत अमली बनाई गई थी, क्या लगता है वो मुतासर होगी? देखें एपीसी एक तो करना क्यों पड़ा हमें, आपको अना ये भी दोबारा से मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि 1 मिनट में समझा दूं। देखें जब आप ऑपोजिशन के पास जो लेजिटिमेट फोरम्स मौजूद होते हैं, जब उनके दरवाजे बंद कर दें तो ऑपोजिशन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता कि वो जाके स्ट्रीट प्रोटेस्ट या एजिटेशन की तरफ ना जाएं। आपने पिछले 2-3 महीने में नहीं देखा कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो असेंबली के अंदर किसी वक्त भी खड़ा होकर जो मर्जी बात कर सकता है, उसके लिए इन्होंने उनको बात नहीं करने दी। मीडिया के साथ क्या हो रहा है, आपका अपना जो नेशनल चैनल है चैनल 24, उसके दरवाजे किस तरह से बंद कर दिए गए क्योंकि वो इनकी नालायकी को पिन पॉइंट करता था। जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो मजबूरन लोगों को, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो पार्टियां लोगों की तर्जुमानी करती हैं, उनको इस कॉज को सड़कों के ऊपर लेके जाना पड़ता है और वो किसी भी सूरत में मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये इन कम ज़र्फ लोगों को समझने की जरूरत है। अब एपीसी का जो बयानी है, देखें उसके अंदर एक रोड मैप दिया गया है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने पब्लिक प्लेज किया है। देखें क्योंकि ये भी एक बहुत बुनियादी चीज हमें समझने की जरूरत है, अगर कोई बंदा सिंसियर नहीं है इस कॉज के साथ तो वो सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्टली हुकूमत को फायदा उठाएगा, क्योंकि जब आपकी डिविजन्स का फायदा हुकूमत को ही जाएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का डेलीगेशन लेके गए तो वो पब्लिक प्लेज किया कि जी अवाम अकाउंटेबल करे कि अगर कोई भी पार्टी उसमें से डंडी मारती है। अब यकीनन जब हमारी पार्टी के सदर को उन्होंने इस तरह से एप्रीहेंड किया है तो एक खला यकीनन पैदा हुआ है। इसीलिए आपने देखा कि आज जो पार्टी की हाई कमांड है, सीईसी की मीटिंग आज कॉल कर ली गई है 2:30 बजे। उसके अंदर हमारे लीडर्स जाएंगे और वहां पे मियां नवाज शरीफ साहब खुद, जिनके नाम के ऊपर मेरे जैसे लोग असेंबलियों में इलेक्ट होके जाते हैं, जिनकी सर्विस की वजह से, जिनकी खिदमात की वजह से वो वहां पे अपना लाएमल देंगे और वहां पे वो जिम्मेदारियां डिफरेंट लोगों के ऊपर प्लेस करेंगे, क्योंकि इस खला को शायद उस तरह से पूरा तो ना किया जा सके, पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और आप जानते हैं कि उनको देख के भी हमारी जो यूथ है, हमारा जो वोटर है, वो एनर्जाइज होता है। तो वो डिफरेंट जिम्मेदारियां लगाएंगे और जो प्रिंसिपल फैसला होगा उसके बाद कल वो CWC जो वर्किंग कमेटी है उसकी भी मीटिंग कॉल कर ली गई है 2:30 बजे। वो वहां पे ट्रांसलेट की जाएगी, कैस्केड की जाएगी डिफरेंट फोरम्स के ऊपर, ताकि अच्छे तरीके के साथ हम इस मामलात को आगे लेके चल सकें। क्योंकि हमारा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अब नागुजीर हो गया है कि जितनी तकलीफ आपको सड़कों पे नजर आ रही है, जिस तरह से इदारों को खराब किया जा रहा है, कि इन नालायकों से जल्द से जल्द अच्छा अली, आप जितने फोकस नजर आ रहे हैं, ऑपोजिशन जितनी फोकस नजर आ रही है इन तमाम तर मामलात को लेकर, हुकूमती हलकों से हम क्या बाज़गत सुन रहे हैं, कहीं पे नून और शीन की बात की जा रही है, कहीं बात की जा रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसमें कितनी सदाकत है? देखें ये जो बहस है ना कि जी के नून और शीन और मीम, ये जो कहानी है, इसको अब बंद हो जाना चाहिए। देखें पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि अपना ग्रुप निकाल के अलहदा होना चाहते हैं, तो उन्होंने तो जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की ऑफर थी, उस वक्त कभी अपनी पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की, तो वो आज क्यों करेंगे? और इस रवैये को कंपेयर करें आज के वजीर आजम साहब से। आपको रेफरेंडम में याद है कौन शेरवानी पहन के चला गया था जनरल मुशर्रफ साहब से हाथ में लाने के लिए? तो ये चीजें उनको कहें अपने घर को इन ऑर्डर करें। अगर हमारी पार्टी में, अगर मैं ये मान भी लूं 1 सेकंड के लिए कोई कमजोरी है, तो यहाँ पे बड़े बुर्दबार लोग बैठे हुए हैं, मरियम साहिबा मौजूद हैं, बाकी की लीडरशिप मौजूद है, वो खुद अपने मसाइल हल कर लेंगे। देखिए अगर मेरी सोच आपसे किसी चीज पे मुख्तलिफ है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं आपके खिलाफ बगावत कर रहा हूं। आप इंटरनली बैठते हैं, लोगों को चीजों को डिस्कस करते हैं, सारे फैक्ट्स को सामने रखते हैं, पर उसके बाद जब एक दफा लीडरशिप फैसला कर ले तो आप उसके पीछे उनके कितारें बना के खड़े हो जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके के साथ। यही पार्टियों का रोल है ना, यही किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का रोल है। आपके जो सीईओ साहब हैं,
आपका जरूरी तो नहीं है कि उनके साथ हर चीज पे एग्रीमेंट हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सीईओ साहब के पास जो भी डिफरेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज से इनपुट आती है वो उसके मुताबिक ये फैसला करते हैं, तो आप मानती हैं ना? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये खामखा की लोगों को गुमराह करने के लिए, अपने इश्यूज से डिफ्लेक्ट करने के लिए उनको क्या बताएं कि वो क्यों मिलने गए थे जनरल मुशर्रफ के ऊपर जब सारी कौम एक तरफ के पे थी और खुद वो दूसरी साइड पे शेरवानी पहन के चले गए थे? क्यों जब अदलिया बहाली मूवमेंट थी तो मियां नवाज शरीफ जान जोखों पे डाल के वो घर से निकलता है कि जी अदलिया बहाल करो, और वो कौन सा लीडर था जो सीढ़ी लगा के घर से भाग रहा था और हाउस अरेस्ट हो गया था? ये बातें अच्छी नहीं है। अपना अपना किरदार आपको लोगों ने या जिसने भी सिलेक्ट किया है उसने ये मैंडेट दिया है कि आप लोगों की खिदमत करें, उनकी जिंदगी आसान करें। आप उसके ऊपर आके बताएं बनिस्बत इसके कि 4 अपने वजीर बिठा के रोज टीवी के ऊपर एक सर्कस लगा लें, यहाँ पे ये जेब नहीं देता। लोगों की आपने बात की है तो लोगों के लिए क्या किया जा रहा है, ये इंतहा यहाँ मामला, इस पे बात करेंगे हम। अली नाज़िन, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। मजीद कहेंगे, अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अली बताएगा, शहबाज शरीफ साहब की अहलिया और बेटी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जो जारी हुए हैं, क्या ये इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं कि ताउन उनकी जानिब से नहीं किया जा रहा? देखें अना, अनफॉर्चुनेट है कि हम अब इतने कम ज़र्फ हो गए हैं कि जो घरों की ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें हैं, उनको हम इस प्रोसेस के अंदर घसीट के मेन जो आदमी जिससे हम सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं उसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं, तो दिस इज़ कंडेमनेबल। चाहे वो हमारी साइड की तरफ हो या हुकूमती साइड पे किसी के साथ भी हो, अगर उनसे कुछ भी इन्होंने इंक्वायर करना है तो शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सारा फोरम्स उनके पास मौजूद हैं, इनको क्या रेफरेंसेस दायर करें, केसेस को चलने दें। पर इस तरह से जिस तरह कल शहबाज शरीफ साहब की बेटी को एहतसाब अदालत के अंदर पेश किया गया, आप जानती हैं वहाँ पे हमारा क्या कल्चर है, हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर नामुनासिब है। केसेस अगर किसी के ऊपर हैं, इनका यही क्लेम है ना कि जी ये बेनामी थी और ये सारे का सारा जो प्रोसीड्स या सारे का सारा जो एसेट्स हैं वो शहबाज शरीफ साहब के हैं, वो तो आज भी उनके पास मौजूद हैं। मेरी गुजारिश ये होगी, माओ बहनों को हमारी ये सारी चीज़ से दूर रखें। अगर किसी से कोई इनको इशू है, पॉलिटिकल मैदान में ये मुकाबला नहीं कर सकते तो चलें, उनको अगर टारगेट भी करना है अपने इदारों के जरिए तो उस बंदे को कर लें, खानदानों का ना करें, क्योंकि जब आप खानदानों को टारगेट करेंगे ये सियासी लड़ाइयाँ जाती दुश्मनियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जब जाती दुश्मनियों में कन्वर्ट होंगी तो इसका खमियाजा हमें अगले 20 साल पूरी नस्ल निभाना बिल्कुल देना पड़ेगा। इन चीजों को रुकना चाहिए। आपने जो सवालात जो तहकीक करनी है मेन आदमी से करें, वो जवाब देगा, नहीं है तो आप रेफरेंस फाइल करें, वो ट्रायल में अपने आप को डिफेंड करेगा और इदारे उनको सजा देंगे अगर उसने कोई गलती की होगी। बिल्कुल ऐसी, और इखलाकियात को तो आप किसी भी तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर आज वाले हुक्मरान एग्जाम्प्ट हैं अखलाकियात से। अली मुझे ये बताइएगा, कुछ मैं महंगाई की भी बात करना चाहूंगी। अवाम ये कहती है कि ऑपोजिशन अपने मुकदमात लड़ रही है, हुकूमत ऑपोजिशन के पीछे हाथ धो के पड़ी है, अवाम का कौन सोचेगा? ना मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा हार्श क्रिटिसिज्म है आपका। पिछले 2 साल के अंदर हमें बताएं कि हमने कहां पर कौन से इशू को टेकअप नहीं किया। दवाइयों की महंगाई क्या हमने टेकअप नहीं की? हमने कमेटी से लेके नेशनल असेंबली के फ्लोर से लेके टीवी की जो स्क्रीन्स के ऊपर क्या हमने ये केस प्लीड नहीं किया? आपको वो 400 अरब की जो GIDC की चोरी का मामला था वो कहां से इनिशिएट हुआ था? इसी कौम का पैसा था ना, इसी कौम के असासे बनाने के ऊपर लगना था। क्या वो अपोजिशन ने पिन पॉइंट नहीं किया था? क्या जो चीनी का स्कैंडल हुआ, वो इमरान खान साहब इतने वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हैं कि उन्होंने खुद ब खुद ही देख लिया कि ये 100 अरब रुपए का टीका लगा के मेरे 3 दोस्त प्यारे इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं। ऑपोजिशन ने ये सारी चीजों की नॉइज उठाई थी तो फिर ये चीज आइडेंटिफाई हुई ना। ये गंदम का ही क्राइसिस देख लें, ये भी हुकूमत को कोई खुद ब खुद ही तो एहसास नहीं हुआ, ऑपोजिशन ने रेज किया था ना। तो हम बिल्कुल रियलाइज करते हैं हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम हर फोरम के ऊपर उसको एजिटेट भी करते हैं। पर अना एक चीज ये भी बड़ी जरूरी है कि लोगों को ये एक्सपोज होता कि ये जो 1 करोड़ नौकरी वाले और 50 लाख घर देने वाले थे, जब ये ऑपोजिशन के अंदर बैठते थे तो किस तरह से गुमराह करते थे, किस तरह से कहानियां सुनाते थे, और अब जब हुकूमत में आए तो किस तरह से ट्रक की बत्ती के पीछे इनको लगा दिया तो एक्सपोज हो गया, से ही महरूम हो चुके हैं। आज बिल्कुल आज भी जो APC के जो मुझे बताएं, अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी होती तो क्या जितनी मर्जी ये ऑपोजिशन पार्टियां हो, 11 हो कि 1100 हो, क्या इकट्ठी हो सकती थी और हुकूमत को इतनी घबराहट होती कि वो 4 वजीर डेली बेसिस के ऊपर टीवी के ऊपर बिठा के डिफेंड करती? क्या उनको इतनी टेंशन होती कि वो मौलाना फजलुर रहमान को नैब का नोटिस दे देती? यकीनन इनको पता है कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी डेफिशिएंट है।
है। इसीलिए ये आपको जो पैनिक है जो नजर आ रहा है आपको कि जी शाहिद खाकान अब्बासी को कभी इस दूसरे केस के अंदर बुला लो, कभी उसको तीसरे केस के अंदर बुला लो, कभी शहबाज साहब को पकड़ लो, ये सारी चीजें पैनिक की रिफ्लेक्ट करती हैं ना। तो पैनिक की जो बुनियादी चीज है, मेरे साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मरियम साहिबा के साथ जो ज्यादती कर रहे हैं, शहबाज साहब के साथ ज्यादती कर रहे हैं, वो तो उनके पास अल्लाह ताला ने इतनी वुसअत और इतनी कैपेसिटी दी है कि बर्दाश्त कर लेंगे। पर ये इनको घबराहट इसलिए है कि जी इनको पता है कि लोगों को तकलीफ इतनी ज्यादा है कि जब ये अवामी लोग बाहर निकलेंगे तो उनके साथ लोगों का समुंदर होगा, तो ये घबराहट है। तो हम अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं और इंशाल्लाह उनकी हर कॉज को हर फोरम पे लेके चलेंगे। अवाम की मुश्किलात तो इस कदर बढ़ा दी गई हैं कि अवाम अब एक्चुअली बाहर निकलने के लिए तैयार है। बुनियादी जरूरतें जिसमें हम अक्सर लोगों की मुश्किलात सुनाते भी हैं कि सब्जियां लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं, दालें लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं, लोग खाएंगे क्या, किस तरह से अपना गुजर बसर करेंगे। स्कूल कॉलेजेस वैसे खुल गए, महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान नजर आ रहे हैं। तो ये हुकूमत अगर इसी तरह इंतकामी कार्रवाइयों में ही लगी रही तो अवाम का पुरसाने हाल कौन होगा। हर मामला ऑपोजिशन पे डाल दिया जाता है, पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है, लेकिन 2 सालों में रिकॉर्ड महंगाई है, उसकी जिम्मेदार भी क्या ऑपोजिशन ही है ना। आपका बड़ा बुनियादी और बहुत अच्छा सवाल है कि जब भी कोई हुकूमत मुंतखब होती है ना, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अवाम की खिदमत कर सके, अवाम को सहूलियात प्रोवाइड कर सके, अच्छी गवर्नेंस का मेयार सेट कर सके। इस मुल्क के अंदर एहतसाब के लिए इदारे मौजूद हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उन इदारों के अंदर रेफरेंसेस आप फाइल करें और कोर्टों के अंदर उनको कन्विक्ट करवाएं। ये वो काम है जिसके ऊपर आपको करना चाहिए। पर जब आप इस चीज की कैपेसिटी ना रखते हो कि आप अपनी नाक से आगे देख सकते हो, जब आप ये ना सोचते हो कि जी मैं वजीर आजम में पाकिस्तान हूं, मैं पीटीआई का वजीर आजम नहीं हूं, जब इस मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हों, ऐसे चैलेंजेस जो आपकी एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते हो, आप देख लें ये जो अभिनंदन साहब का वाकया हुआ, कश्मीर का हुआ, कोरोना वायरस का हुआ, गिलगित बल्तिस्तान जो इनडायरेक्टली आपके कश्मीर कॉज के साथ लिंक्ड है, तो आपका वजीर आजम कौम को समेटने में बिलीव ही नहीं करता, वो छोटे छोटे ग्रोहों में बांटने में बिलीव करता है। तो मुझे आप ये बता दें, आपके इदारे के अंदर अगर आप छोटे छोटे ग्रोहों में बट जाएं तो आप क्या किसी एक्सटर्नल चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये वो बुनियादी चीजें हैं जो हुकूमत को थोड़ा सा ज़र्फ दिखाना चाहिए और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। समेटे कौम को, लोगों की बातें सुने। अगर अल्लाह ने जिस तरह से भी या जिसने भी इज्जत दी है, अब उनके पास की जिम्मेदारी है, उसका एहसास करें और मुल्क को अच्छे तरीके से आगे लेके चलने की कोशिश करें। इसी की जो है अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि मुल्क को आप आगे अच्छे तरीके से लेकर चलें, कम से कम लोगों की मुश्किलात हल कर दें। थैंक यू सो मच अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।